चलो स्टूडेंट्स, let's start with the session now. एक बार कंफर्म कर लेते हैं स्टूडेंट जल्दी से एंड देन विल स्टार्ट विद द सेशन. Good evening friends. Let's get started with this one now. स्टूडेंट्स, पिछले क्लास की जो डिस्कशन थी उसको मैं एक बार क्विकली एक बार समराइज आपके सामने कर लूँगा. उसके पहले मैं वापस से बता दूं, आप सभी लोग को मिलन गुड इवनिंग. उसके सब पहले स्टूडेंट्स आप लोग को बता दूं कि देखिए कल हमारी किताब जो है वो बाय इवनिंग प्रिंटर के यहाँ से रेडी हो जाएगी. आपकी जो पहली किताब है अक्षत पटेल गुड इवनिंग. सो होगा क्या कि कल किताब आपकी इवनिंग को रेडी होगी और फिर उस हिसाब से हम सारे जो स्टूडेंट्स हैं एनरोल रजिस्टर जो हो चुके हैं उनको हम अब डिस्पैच करना स्टार्ट कर देंगे. तो इफ़ेक्टिवली अब तो ये वेडनेसडे से ही शायद ये होप मुमकिन हो पाएगा. तो जैसे मैंने कहा ना आप लोगों को स्टूडेंट्स की बस यही हफ्ता है. अगर बाय चांस पहले टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ होगा तो मैं वो पीडीएफ फाइल भी आप लोग को दे दूंगा फर्स्ट टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि क्या हो जाएगा अगर बाय चांस इन ट्रांजिट अगर होता रहेगा तब भी आपको अल्टीमेटली आपकी अपने नोट्स मिल जाती रहेंगी. मैंने जैसे कहा ना कि आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं. ओके, इवन दो द मटेरियल्स में नॉट बी देयर, पीडीएफ फॉर्म पे मैं आपको पहली किताब नहीं पहला टॉपिक प्राइमरी, बस क्योंकि 1-2 दिन का शायद ट्रांजिशन पीरियड हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए प्राइमरी क्या है कि वो ऐसा ना हो कि आपको कुछ रिवाइज करना हो, पॉसिबिलिटी है तो यू मे इनफैक्ट वांट टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल. तो बस वो एक टॉपिक जब तक आपके हाथ में किताब नहीं पहुंचती है इस हफ्ते के एंड तक शायद हो जानी चाहिए होपफुली. टिल देन आपको मैं वो पीडीएफ फाइल दिलवा दूंगा. चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं फिर. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन नाउ. तो अब तक का स्टूडेंट जो हमारा डिस्कशन रहा था वो ये था कि जो चार्जेबिलिटी है वो है आपकी टोटल इनकम पर. टोटल इनकम भी आप कंप्यूट करेंगे एज वेल एज डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स रेट. ये दोनों ही जो डिटरमाइन किया जाएगा वो किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ विच इज एनफोर्सेबल एज ऑन द 1 अप्रैल ऑफ द रेलेवेंट एवाई, जो कि आप लोगों के लिए एवाई 21-22 होने की वजह से क्या है 1 अप्रैल 2021 में जो भी कानून एनफोर्सेबल होगा एप्लीकेबल होगा उसी के मुताबिक क्या है, उसी के मुताबिक आपको अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करनी है एंड एज वेल एज द टैक्स रेट को डिटरमाइन कर देना है. टैक्स रेट के सोर्सेज क्या है स्टूडेंट्स, अब वो आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा तो मैं अब फिर से उसको रिपीट नहीं करूंगा. टोटल इनकम के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट फिर से बता दूं आप लोग को यहाँ पे मौलिक गुड इवनिंग. तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स जो आपका जो टोटल इनकम वाले पॉइंट पे था मैंने आपको बताया था कि देयर हैज टू बी एन इनकम. टोटल इनकम का मतलब है द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनकम, वो इनकम विच फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 5 एंड विच इज कंप्यूटेड इन द मैनर लेड डाउन अंडर द एक्ट. तो देयर हैज टू बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनकम. और इनकम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अब जो हम आगे चर्चा करेंगे इनकम का मतलब है आपका रेवेन्यू रिसीट प्लस दी स्पेसिफाइड कैपिटल रिसीट. और वही पर्टिकुलर इनकम को आपने क्या जो कि सेक्शन 5 के स्कोप में रेफर किया गया है. सेक्शन 5 इज द स्कोप ऑफ द टोटल इनकम चार्जेबल अंडर द एक्ट. तो ये जो इनकम जो कि सेक्शन 5 में जो फॉल होता है उसको हम कहेंगे क्वालिफाइड इनकम. और इसी क्वालिफाइड इनकम के कॉन्टेक्स्ट में ही आपको आगे बढ़ना है इन योर नेक्स्ट स्टेप. और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, द कॉम्पिटिशन इन द मैनर लेड डाउन अंडर द एक्ट. The computation in the manner laid down under the act. तो अब जो बात आती है स्टूडेंट्स वो यही है कि हाउ डू यू डू द कॉम्पिटिशन इन द मैनर लेड डाउन अंडर द एक्ट. तो आप कॉम्पिटिशन कैसे करेंगे. तो कॉम्पिटिशन इन द मैंने आपको बताया था, पहली बात अभी भी रिपीट कर रहा हूँ. ये देख रहे हो डायग्राम जो आपने पिछले क्लास में भी इसको अल्टीमेटली कैप्चर किया था. तो आपको ये भी मैंने बताया था स्टूडेंट जो कॉम्पिटिशन होगा वो किसका होगा, ये होगा ऑफ द क्वालिफाइड इनकम. कंपटीशन होगा किसका, ऑफ द क्वालिफाइड इनकम, इजंट इट. अब ये पर्टिकुलर क्वालिफाइड इनकम जो है
आपने पहले क्या करना है, उसे क्लासिफाई कर देना है इन द रिस्पेक्टिव एंड द अप्रोप्रिएट हेड। और क्लासिफिकेशन की नेसेसिटी या नीड क्या है वो भी आपको बता दी गई है कि अनलाइक इन द केस ऑफ एन अकाउंटिंग इनकम, अगर हम इनकम टैक्स एक्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे जो कंप्यूटेशन किया जाता है वो किया जाता है इन दैट 5 डिस्टिंक्ट हेड में क्या कंप्यूटेशन किया जाता है, और हर हेड का जो अपना जो रूल्स ऑफ कंप्यूटेशन है वो डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है एज कंपेयर टू दी अदर हेड्स ऑफ इनकम। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स क्या है कि आप सभी लोगों को क्या बोला गया था, पिछले पर्टिकुलर क्लास में भी यही चीज डिस्कस की गई थी कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ द क्वालिफाइंग इनकम होगा इन द अप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ इनकम, बिल्कुल सही। और वो पर्टिकुलर जो क्लासिफिकेशन जो आप करोगे ऑफ द क्वालिफाइंग इनकम इन द अप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ इनकम, उस कॉन्टेक्स्ट में ये भी आपको बताया गया था कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी लोगों को करना है कि ये पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल के आधार पे आपको अब अपनी इनकम को क्या करते रहना है, क्वालिफाई करते रहना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट जो बनेगा वो ये बनेगा कि हाउ डू यू क्लासिफाई द इनकम इनटू द अप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ इनकम। ये क्या टेक्निक आप अपनाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द इनकम इनटू द अप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ इनकम। कंपटीशन तो बात की बात है किसी एक हेड में, लेकिन सबसे पहला कि ये बहुत जरूरी होगा ये पता लगाना कि जो इनकम को हमने कंप्यूट करना है क्या वो सही हेड में क्लासिफाई हुआ है, क्योंकि उसी हेड के फिर जो रूल्स ऑफ कंपटीशन होंगे उसी के मुताबिक आगे कंपटीशन किया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन के अपने प्रिंसिपल्स क्या है स्टूडेंट्स, तो लेट्स लुक अपॉन टू दिस वन स्टूडेंट। अब ये जो क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग ने यहाँ तक पिछले क्लास में आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स ये जो क्लासिफिकेशन का जो प्रिंसिपल है यहाँ पे इसको लिखूंगा मैं स्पेसिफिक चार्ज और दूसरे में जनरल चार्ज। ध्यान से देखना स्टूडेंट, स्पेसिफिक चार्ज और दूसरे में बताइए क्या, जनरल चार्ज। तो जब क्लासिफिकेशन आप करोगे ऑफ द क्वालिफाइंग इनकम का, तो सबसे पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट आपको, आप सभी लोग मानते होंगे इस बात को लेके कि भाई अगर कोई एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक प्रोविजन ऑन अ पर्टिकुलर इश्यू, तो वो हमेशा प्रिवेल करेगा। किसको प्रिवेल करेगा, टू अ जनरल प्रिंसिपल और अ जनरल प्रोविजन। तो अगर किसी मुद्दे पे कोई एक स्पेसिफिक प्रोविजन बैठा हुआ है तो इट विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल प्रिंसिपल। एक स्टूडेंट्स लैटिन में एक मैक्सिम है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो लैटिन से आई हुई है, तो उसी में एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन है जो कि मैं आपको बताता हूं यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में। पढ़ा आप लोगों ने, जनरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। सुना आप लोगों ने, जनरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। ये अनफॉर्चुनेट है स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो स्कीम ऑफ स्टडी, आप लोगों को ये लॉ में, पता नहीं आप लोगों को है भी नहीं या नहीं है पता नहीं, पेपर 4 में आपको स्टूडेंट्स एक लॉ में शायद लास्ट चैप्टर आपका है प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। मतलब हो ये जाता है कि आपकी पूरी की पूरी लर्निंग खत्म हो जाती है और फिर अंत में आपको बताया जाता है कि ऐसे लॉ को आपको इंटरप्रिटेट करना चाहिए था, किया है कि नहीं किया, नहीं किया तो फिर से करिए जाके। ये तो इनफैक्ट आपका आईपीसीसी का, इफ नॉट सीपीटी, एटलीस्ट इट शुड हैव बीन द आईपीसीसी फर्स्ट टॉपिक, कि इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल्स आपको समझ में रहे, आपको किस तरीके से कोई भी टर्म को इंटरप्रेट करना, कोई भी मुद्दों को किस तरीके से आप इंटरप्रिटेट करेंगे, जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स इंटरप्रिटेशन के, वो उसी में ये भी एक आता है। अब पता नहीं कि आपके वो लॉ के मॉड्यूल में ये सब चीज को कैप्चर किया है, कितने हद तक किया है, वो आप खुद को आपको देखना होगा। स्टूडेंट्स ये एग्जैक्टली प्रिंसिपल क्या है, ये जैसे कि आपको वैसे पता ही है
कि अगर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कोई मुद्दे पे एक कोई जनरल प्रोविजन है और उसी मुद्दे पे अगर कोई एक स्पेसिफिक प्रोविजन या पोजीशन अगर होगा, तो फिर वो स्पेसिफिक ऑलवेज प्रिवेल करेगा एज कंपेयर टू द जनरल प्रिंसिपल और द जनरल पोजीशन। ये आप नोटिस करना कि ये आपने अनजाने में भी आपने ऐसे ही बहुत सारे इफेक्ट दिए होंगे, अनजाने में भी आपने ऐसे काफी इफेक्ट दे दिए होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में अगर मैं बताऊं आपको, ये अभी टैक्स लायबिलिटी की जब कंपटीशन हम करते हैं, जब टैक्स लायबिलिटी की कंपटीशन होती है, तो आपको पता ही है कि अगर उस टोटल इनकम में अगर कोई स्पेशल इनकम है, इफ इन दैट टोटल इनकम इफ देयर इज एनी स्पेशल इनकम, तो आप उस स्पेशल इनकम पे पहले स्पेशल रेट लगवाते हैं और फिर उसके बाद जो बैलेंस टोटल इनकम बच जाता है उस पे आप क्या करते हैं, दी एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट का रेट आप लगवा देते हैं। यही टेक्निक है। कहने का मतलब है कि आप जो प्रेसिडेंस देते हैं, जो प्रायोरिटी देते हैं, आप किसका दे रहे हो, ऑफ दी स्पेसिफिक या फिर स्पेशल प्रोविजन का, तो वो ऑलवेज प्रिवेल कर जाएगा एज कंपेयर टू दी जनरल प्रोविजन। ठीक है, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप बोलोगे सर ये तो चलो अच्छा लगा समझ के, लेकिन याद कैसे रहेगा। याद रखने के लिए बस मैंने आपको कुछ टेक्निक बता दिए, जैसे कि अगर जहां पर अब घर पे बैठे हो तो फिर वहीं पे चिल्लाओ, जोर से एक बार चिल्ला रहा है, जनरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। ठीक है, और अगर बॉस के सामने हो तो जस्ट बॉस को अल्टीमेटली मिलना और बोलना उनको जनरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। जरा बोल के देखना और फिर बाद में देखना कि उनकी प्रतिक्रिया क्या आती है सामने से। ठीक है तो एक दो बार ऐसे करना और देखना, वो चीज़ें कुछ मेमोरी होती है तो अल्टीमेटली वो हमेशा याद रजिस्टर हो जाती है, तो आप कभी भी ये सब फ्रेज और टर्म कभी भूलेंगे नहीं। तो विजुअल मेमोरी ज़्यादा प्ले करती है इस टाइप के टेक्निकल वर्ड्स को याद रखने के लिए। जनरली स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट स्टूडेंट्स, ध्यान रखना हमेशा आप सभी लोग। इसको इस्तेमाल भी करेंगे हम लोग जहाँ जहाँ कहीं कहीं कुछ जगह पे स्टूडेंट्स, आपको पता चलेगा कि इसको सिर्फ ये नहीं कि बस समझ के लेना है, आपको इस्तेमाल भी करने अपने आंसर्स में। कैसे करेंगे आप अपने आंसर्स में इस ऐसे टाइप के फ्रेजेस को, वो मैं आपको बाद में जैसे जैसे हमारे प्रोविजन चलते रहेंगे मैं आपको बताता भी रहूँगा। ठीक है ना, तो आप अगर ये फ्रेज अगर लिख पाए एग्जामिनेशन में तो बताने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स कि पूरे इंडिया में फिर ये फ्रेज आप ही लिख रहे होंगे उस समय पे। ठीक, चलिए देखते हैं क्या करते हैं आप सभी लोग। अभी आगे देखते हैं स्टूडेंट्स तो क्या मैंने कहा आपको कि ये जो स्पेसिफिक चार्ज है ये क्या है, होता है एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली इज द स्पेसिफिक चार्ज। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि बहुत केसेस में कुछ इनकम की स्पेसिफिक चार्जेबिलिटी तय करके रखी हुई है तय करके रखी हुई है। आप बोलोगे कहां पे क्या तय करके रखी हुई है। लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपको चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी लोग मुझे आंसर देने की कोशिश करना। जी ड्राइव और पेन ड्राइव वाले स्टूडेंट्स भी उसको आंसर अपने दिमाग में बना के रखेंगे और जो लाइव बैच है वो स्टूडेंट्स तो टाइप करके मुझे आंसर दे दे। इंटरेस्ट इनकम, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट इनकम अर्न किया है बाय इन्वेस्टर तो एक इन्वेस्टर है ऑन द ऑफ द सिक्योरिटी, उसने क्या किया, उसने इंटरेस्ट इनकम कमाया। ठीक है, तो उसके लिए वो इंटरेस्ट इनकम किस हेड में जाएगा, किस हेड में आप उसे चार्ज करोगे। इन्वेस्टर की बात हो रही है, इन्वेस्टर ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है सिक्योरिटीज में, ठीक है ना, और उससे उसको क्या आ रहा है, इंटरेस्ट की इनकम आ रही है। तो क्वेश्चन है आपसे, वो इंटरेस्ट इनकम की चार्जेबिलिटी जो बनेगी वो किस हेड में जाके बनेगी। ऋषि, अक्षित, स्टूडेंट्स के आंसर आने चालू हो रहे हैं। फिर से मैं एक बार आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। इन्वेस्टर एक है जिसने सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रखा है और उस इन्वेस्टमेंट से उसे इंटरेस्ट की इनकम आ रही है। ठीक है, इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, तो वो इंटरेस्ट इनकम वो किस हेड में इसको क्लासिफाई करेगा या चार्ज करेगा। मिलन, प्रियंका, मनन, मतलब अब सब स्टूडेंट्स का है, लगभग मन बन चुका है IFOS का। आप सब जी ड्राइव और पेन ड्राइव के जितने स्टूडेंट्स हैं उनका भी मन आपका बना होगा। पेन ड्राइव को लेके अश्मित और एक दो स्टूडेंट्स हैं, आयुष हैं और एक ऋषि हैं, वो कह रहे हैं PGBP। ठीक है, ईला, भूमि, IFOS, ठीक है। तो अब आप लोग ने यहाँ पे एक दो तीन स्टूडेंट्स हैं जो कि कह रहे हैं कि ये PGBP बन सकता है, सिद्धांत का भी यही मानना है। फेयर इनफ।
दूसरा क्वेश्चन, फिर पहले मैं आंसर देने के पहले मैं अपने क्वेश्चंस पहले एग्जॉस्ट कर लूं, फिर मैं अपने आंसर्स दूंगा। तो रेडी हो जाएंगे सारे स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है आपका तैयारी के साथ। अगर यही एक सिक्योरिटी में क्या है, एक डीलर ने क्या किया होता है, इन्वेस्ट किया होता है। सो अब जिसने पैसा लगाया है सिक्योरिटी में वो कौन है, इन्वेस्टर नहीं है, वो कौन है, डीलर है। और उसके लिए ये क्या होगा, सिक्योरिटी स्टॉक एंड ट्रेड। अब क्योंकि ये स्टॉक एंड ट्रेड है, इस वजह से उसको भी क्या होता है, इंसिडेंटली इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम उसको भी आ सकता है। तो उसके हाथ में इंटरेस्ट इनकम किस हेड में चार्ज होगा। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, डीलर की। रेडी हो जाना सारे जी ड्राइव, पेन ड्राइव और लाइव बच्चे, बताएं कहां पे आप इस इंटरेस्ट इनकम को क्लासिफाई करोगे। किसके लिए मैंने बोला है, फॉर द डीलर इन सिक्योरिटीज अंडर विच हेड। अब धड़ाधड़ जिनके आंसर्स जो आ रहे हैं, इसमें अब कोई दो राय नहीं है, लगभग अब सारे रुझान अब आ चुके हैं। अब चुनाव का नतीजा घोषित करने का समय आ चुका। तो बात सही कह रहे हो स्टूडेंट्स, पीजीबीपी में ये क्या होगा, ये इंटरेस्ट इनकम क्लासिफाई होगा। चलिए ठीक है, विनय बिल्कुल, सारे स्टूडेंट ने, शिवानी, सब लोग ने कह दिया है ये इनकम क्लासिफाई होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। फेयर इनफ, वेरी गुड, ठीक है। मनन ने भी कह दिया है। अब मैं स्टूडेंट आता हूं, मैं अपना आंसर दूंगा। वो वाला जो कुछ 3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पीजीबीपी कहा था, पहले वाले जो मेरे क्वेश्चंस पे उन्होंने अपनी आंसर पीजीबीपी दी थी, ठीक है। मैं अब आता हूं पहले दूसरे क्वेश्चन पे, फिर मैं सारे ऑप्शन को एग्जॉस्ट करूंगा अपने रीजन के साथ। डिविडेंड, अब मैं दूसरे में आ रहा हूं स्टूडेंट्स, डिविडेंड इनकम, ध्यान से सुनना इसको। डिविडेंड इनकम एक इन्वेस्टर कमाता है और डिविडेंड इनकम एक डीलर कमाता है। किस हेड में उसको क्लासिफाई करोगे। डिविडेंड इनकम एक इन्वेस्टर कमाता है और डिविडेंड इनकम एक डीलर कमाता है। किस हेड में आप इस डिविडेंड इनकम को क्लासिफाई करोगे। जल्द से जल्द अपने आंसर बताएं, जल्दी। जी ड्राइव और पेन ड्राइव वाले स्टूडेंट कोशिश तो करनी है। डिविडेंड इनकम किसने कमाया है, डीलर ने, एंड डिविडेंड इनकम इन्वेस्टर कमा रहा है। वही पिछले वाले एग्जांपल के साथ ही मैं बात कर रहा हूं। पिछले वाले में भी वही था, इन्वेस्टर एंड डीलर, लेकिन इनकम जो था वो क्या था, वो इंटरेस्ट था। लाइक डिबेंचर ही पकड़ लें आप। दूसरे केस में मे बी शेयर्स में उसने अपनी क्या है, उसने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा और उससे से डिविडेंड इनकम आ रही है। तो उस हालात में ये डिविडेंड इनकम अर्न बाय एन इन्वेस्टर एंड द डिविडेंड इनकम अर्न बाय डीलर ऑफ द शेयर्स, ये किस हेड में आप चार्ज उसे करेंगे, ये है मेरा आपसे क्वेश्चन। स्नेहा, आशीष, मनन, मलय, मिलन, सारे पेन ड्राइव और जी ड्राइव वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखें, आप लोग भी अपने आंसर्स रेडी रखेंगे, ठीक है। सोच लिया सभी लोगों ने। विनय, मलय, सिद्धांत, और दिल थाम के बैठ जाइए स्टूडेंट्स। अब मैं अपना आंसर दे रहा हूं। एज फार एज आयुष, ध्यान रखें आप लोग, एज फार एज द डीलर ऑफ द शेयर्स इज कंसर्न, डीलर हो या इन्वेस्टर ऑफ द शेयर्स इज कंसर्न, अगर डीलर या फिर इन्वेस्टर ऑफ द शेयर्स को अगर डिविडेंड इनकम आता है तो उसका जो चार्जेबिलिटी का जो हेड बनेगा, जो क्लासिफिकेशन का जो हेड बनेगा, वो बनेगा कौन से हेड में चला जाएगा, अंडर द हेड आईएफओएस। उसके लिए सिर्फ एक ही हेड है, आईएफओएस। अब अरे ये कैसी बात हो गई, और ये क्या आदमी है। आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला था इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, इंटरेस्ट इनकम अर्न बाय द इन्वेस्टर ऑफ द सिक्योरिटी, वो आईएफओएस में। जहां तक डीलर की बात है, आपने अपना आंसर दिया था कि वो पीजीबीपी में। और जहां तक डिविडेंड की बात हो रही है, आपने पूरा यूटर्न मार दिया। डिविडेंड इनकम अर्न बाय द इन्वेस्टर, डिविडेंड इनकम अर्न बाय द डीलर, ये दोनों के लिए ही आप कह रहे हो किस हेड में ये क्लासिफाई होगा, अंडर द हेड आईएफओएस। ये हुआ कैसे। अच्छा, ये चीज मैं आपको आंसर दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी था, लेकिन सर हम डिविडेंड की बात ही क्यों कर रहे हैं जबकि वो एग्जेम्प्ट है। अरे भैया, वो एग्जेम्प्ट तो बाद में होगा ना, पहले एक हेड में क्लासिफाई होगा। भैया ध्यान रखना, यहाँ पे कंप्यूटेशन भी करते हो ना जब एग्जामिनेशन की बात आ रही है। मैंने आपको स्टेटमेंट उस दिन बताया भी था। स्टेटमेंट के टाइम पे आप नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले तो वो एग्जेम्प्ट, पहले वो चार्जेबल है, फिर उसे एग्जेम्प्ट करवा दिया गया है और वो टोटल इनकम में वो नहीं टिक पाता है।
लेकिन कम से कम वो एक क्वालिफाइंग इनकम है, वो किसी हेड में आ रहा है। तो ये देखो, ये क्या है, चार्जेबिलिटी के दायरे में आ चुका है डिविडेंड। ये क्वालिफाइंग इनकम के कॉन्टेक्स्ट में डिविडेंड इनकम बैठा हुआ है। अगर एक RNOR है तो वर्ल्ड इनकम होगा, तो डिविडेंड इनकम उसने अगर फॉरेन कंपनी से कमाए हो या डिविडेंड इनकम उसने डोमेस्टिक कंपनी से कमाया हो, दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, उसके लिए डिविडेंड इनकम एंटर तो करेगा ही करेगा आपके उसमें, ठीक है। और दूसरे केस में प्राइमरीली जहां पे एक से NR ने डिविडेंड कमाया है, तो हाँ, फॉरेन कंपनी से अगर NR डिविडेंड कमाता है तब तो अक्रू आउटसाइड इंडिया हो जाएगा। अगर वो इंडियन कंपनी से कमाता है तो अक्रू इंडिया में होगा। अब जो आपने IPCC में देखो, अभी मई 21 नवंबर 21 के स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना इसको, डिविडेंड टैक्सेशन में बहुत ही बड़ा बदलाव आया हुआ है। आप लोग को एक बहुत बड़े अमेंडमेंट से गुजरना पड़ेगा। वैसे तो अच्छी बात है, बोलते हैं कि इग्नोरेंस इज ऑलवेज अ ब्लिस। आप लोगों को क्या पता डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है, आप क्या जानो चुन्नी बाबू। तो प्राइमरीली आप लोग को आइडिया ही नहीं वो सब चीज, तो एक चीज बहुत अच्छा होता है। दिक्कत उसको होती है जो DDT वो सब चीज अच्छे से उसको जानता है क्या एग्जैक्टली, और फिर उसके बाद उसको ये चीजों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बट आप लोगों के लिए क्या, आपका स्लेट एकदम ब्लैंक है और उसमें फीड करना इंफॉर्मेशन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप में कोई भी बायसनेस नहीं है। लेकिन डिविडेंड टैक्सेशन स्टूडेंट्स आपके अटेम्प्ट के लिए, ये स्टार्टिंग विथ योर अटेम्प्ट May 21 नवंबर 21, ये असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए बहुत पैराडिम शिफ्ट ले लिया है। तो वो डिस्कशन मैं भी अभी फिलहाल रखूंगा नहीं, लेकिन अभी तक आपने IPCC में जो कंसेप्चुअल पॉइंट है वो मैं आपको एक बार बता दूं। देखिए जनाब, जो एग्जम्प्ट भी होता है इनकम, जो एग्जम्प्ट भी है, लेकिन पहले वो चार्जेबल है फिर उसे एग्जेम्प्ट करवाया गया है। नहीं तो आप मुझे बताओ, जबकि वो चार्जेबल ही नहीं है, अगर वो क्वालिफाइंग इनकम के अंदर है ही नहीं, तो क्या उसे एग्जेम्प्ट करके कोई मतलब है? आप लॉजिकली बताओ, कॉमन सेंस से मुझे बताना। अगर वो एक तरीके से अगर वो चार्जेबल ही नहीं होगा, मतलब वो क्वालिफाइंग इनकम तक पहुंचा ही नहीं है, हमारे वो जो 2 स्टेप में पहले तो वो अमाउंट का इनकम होना जरूरी है, और वो इनकम क्या होगा, इट शुड ऑल्सो फॉल विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 5, तब जाके वो क्वालिफाइंग इनकम है। तो एक बार वो क्वालिफाइड इनकम है, उसके बाद ही उसकी एग्जेम्पशन तय की जाती है, और वो एग्जेम्पशन तय करने का जो स्टेप होगा, जो स्टेज होगा, वो स्टेज कौन सा होगा? द स्टेज विल बी दैट ऑफ दी कंपटीशन। कंपटीशन के स्टेज में एग्जेम्पशन दी जाती है स्टूडेंट्स, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। ये सारे बारीक बातें हैं जो फाइनल चाहिए स्टूडेंट्स को भी, ये सब चीजें ये क्या करते हैं, फिसल जाते हैं वो। तो एकदम शुरू से ही मैं आपको पहले से बता रहा हूं, ये जो एग्जामिशन का भी जो स्टेज होगा, वो स्टेज आपका बनेगा कहां पे, एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन। तो इसी वजह से जो आपने IPCC तक, अभी फाइनल सीए में पोजीशन काफी डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन आपने कुछ ऐसा कुछ किया होगा कि यहाँ पे डिविडेंड इनकम 10 लाख का है और लेस बाद में मारा है एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1014, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का, ये कहां पे करोगे, किस हेड में करोगे, ये तो पहले बताते जाओ किस हेड में होगा, ये IFOs के हेड में। तो कहने का मतलब है एग्जामिशन कंपटीशन के स्टेज पे आता है, एग्जामिशन भी देना है तो वो कंपटीशन के स्टेज पर आता है। और अगर कंपटीशन के स्टेज पर अगर एग्जामिशन जुड़ा है, तो मैंने आपको क्या बताया, कंपटीशन का सबसे पहला स्टेप क्या है, इट इज अ स्टेप ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला स्टूडेंट आपको क्लासिफिकेशन करना होगा और उसको अप्रोप्रिएट हेड में आप लेकर जाएं। और जो आपका हेड, अप्रोप्रिएट हेड क्या है, यहाँ पे मैंने बोला है आपको IFOs, दोनों ही केस में मैंने IFOs बोल दिया है। अब आप में उत्सुकता जान बनी होगी कि भाई ऐसा क्यों, दोनों ही केस में आपने IFOs क्यों बोला, तो उसका मैं आंसर अभी दूंगा आपको। लेकिन उसके पहले ये चीज जो मैंने आपको अभी कहा ना थोड़ी देर पहले, ये थोड़ा सा दिमाग में बना के चलना, ठीक है। नोट लिखोगे, लिखना है लिखवा दो या फिर आगे बढ़ो, जैसे आपकी मर्जी हो, बता दो जल्दी से। अब सर लिखवा ही दो, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो पूछ के। यही है, देखो मैं ये आपने बोलने के पहले मैंने वो भांप लिया। आप तो अंतर्यामी हो, जानते हो सब चीज़ बातों को, तो क्यों पूछ रहे हो बार बार, शर्मिंदा कर रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे से मैं पूछूंगा नहीं, जहाँ जहाँ मुझे ठीक लगे मैं बिना पूछे आपको नोट लिखवा दूंगा, ठीक है। चलिए लिख लो, यहाँ पे एक चीज़ को लेके एक कहीं तो एस्ट्रिक करना। और यहाँ पर आपके मालूम मैंने पहली क्लास में क्या बोला था, ये सब स्टिकी नोट से सब काम आएंगे। नहीं तो हमारा चल रहा है अभी कंटेंट में ये, अब यहाँ पे बीच में मत डाल देना, कहाँ ऊपर ऊपर लिखो, अगर स्टिकी नोट्स नहीं होगा तो अलग पेन से,
ठीक है, तो ठीक से तरीके से आप अपना नोट्स बनाना, ये चीज़ ध्यान रखें। मैं कहीं पे भी लिखूँ चल जाएगा कि मैं तो उसको इरेज कर दूंगा। आप लोग अपना एक स्टिकी नोट मार के कहीं तो ऊपर करो, उसको लिखो जल्दी से। एन इनकम, जल्दी से लिखना स्टूडेंट्स उसको। एन इनकम which falls within the scope of section 5 is chargeable. Is chargeable to tax under the act. फिर से बता रहा हूँ, एक्ट में एक कैपिटल, it's only those income which are chargeable under the act on which the exemption under section 10, 11 भी है, 11 में मैं अभी लिखवा नहीं रहा हूँ चैरिटेबल ट्रस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो अभी 10 तक ही मैं लिखवा रहा हूँ। ऑन विच एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10 is taken into account. Therefore, these exemptions are integral part of the computational process. Integral part of the computational process on which for which classification of such exempt income should be given an equal importance. Should be given an equal importance. ये नहीं है कि क्योंकि ये एग्जाम्प्ट है तो बस कहीं पे भी डाल के पटक दिया, नहीं। उसको भी, एग्जाम्प्ट इनकम को भी किस हेड में जाके क्लासिफाई करके आप उसे एग्जाम्प्ट करोगे, ये चीज आपको ध्यान से क्या है पकड़नी है। किस हेड में जाके आप उसे एग्जाम्प्ट करोगे, दिस इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना एज फार एज दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कंसर्न। तो मैंने बस आपको ये चीज, एक चीज बस बता दिया है, क्विकली आपने बस लिख देना वहां पे ऊपर, ताकि ये चीज हो जाएगा। अब आ जाइए जल्दी से, फिर से वही बात है जो कि आपको सता रहा होगा कि वो तो चलो ठीक है आपने नोट लिखवा दिया, लेकिन वो उसका क्या कि भाई डिविडेंड को आपने दोनों ही केस में बोल दिया कि आईएफओएस, और इंटरेस्ट में आपने बोला कि इन्वेस्टर को आईएफओएस और डीलर को पीजीपी। वो जल्दी बताए, ठीक है बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा स्टूडेंट्स, तो मैं इसको इरेज करता हूँ एंड आई विल जस्ट कम बैक टू दिस ओरिजिनल पर्टिकुलर पार्ट। नोटिस करना स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सीखना है इसको। स्पेसिफिक इनकम स्टूडेंट्स, ये जो स्पेसिफिक इनकम की जो मैंने कैटेगरी बना रखी है, इसको मैं नीचे लिखता हूं। तो
ये जो स्पेसिफिक इनकम है, ये जो इसकी कैटेगरी जो बन चुकी है स्टूडेंट्स स्पेसिफिक इनकम की, इस कैटेगरी में स्पेसिफिक चार्ज जो मैंने लिखवाया था, आप बस वही मेंटेन करना, कंटिन्यू करते रहना। स्पेसिफिक चार्ज, जो स्पेसिफिक चार्ज है, एक है अनकंडीशनल और दूसरा है कंडीशनल। आप बोलोगे ये क्या है अनकंडीशनल कंडीशनल? बताता हूं। पहली बात, आप स्पेसिफिक चार्ज समझ लें। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब स्टूडेंट्स होगा, नाम ले लेके उन्होंने क्या है इनकम को डिफाइन किया है कि ये किस हेड में जाएगा, नाम ले लेके वो बोल रहे हैं। जैसे कि डिविडेंड, इंटरेस्ट, आपको और भी बता रहा हूं एग्जांपल जो कि आपके डोमेन पे ही है, क्योंकि जैसे जैसे हर हेड में जब जाएंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा। देखिए जनाब, ये स्पेसिफिक चार्ज पढ़ रहे हो आप लोग, वहां पे नाम ले लेके वो क्या कर रहे हैं, वो इनकम को बता रहे हैं। आईएफओएस की बात करता हूं क्योंकि आईएफओएस बहुत आपके लिए आसान होगा अभी के लिए, आईपीसीसी की नॉलेज के बेस पे। जैसे कि गिफ्ट की बात कर लूं, अगर मैं गिफ्ट हुआ, वो भी तो आपने क्या किया, स्पेसिफिक चार्ज तो है। कहां पे? अंडर द हेड आईएफओएस। उस मतलब गिफ्ट का नाम बोला गया है। उसी तरीके से दूसरा है स्टूडेंट्स, एक है लॉटरी विनिंग्स, जो भी है प्राइमरी, उसके लिए भी उन्होंने स्पेसिफिकली उसको मेंशन किया है। किस हेड में? आईएफओएस में। तो जहां पर भी वो क्या कर रहे हैं, दे आर मेंशनिंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर इनकम इन अ वेरी वेरी एक्सप्लिसिट और अ स्पेसिफिक मैनर, तो वो एक स्पेसिफिक चार्ज हो जाता है। अब उसके दो कैटेगरी, सब कैटेगरी मैंने आपको बताया, और वो दो सब कैटेगरी क्या? एक है अनकंडीशनली इट इज स्पेसिफिकली चार्ज, और दूसरा है कंडीशनल बेस्ड स्पेसिफिक चार्ज। अब यही चीज है कि भाई आप जानना चाहोगे कि ये अनकंडीशनल और ये कंडीशनल फिर क्या हुआ, वही चीज मैं चलो आपको बता देता हूं। फिर अनकंडीशनल स्टूडेंट्स है, जहां तक अभी अभी आपको बताया है ना मैंने, डिविडेंड, बस इतना ही लिखा है और कुछ आगे लिखा ही नहीं है। अंडर इंक्लूडिंग डीम डिविडेंड वो ठीक है, डिविडेंड लिख दिया है। ये कहां पे? आईएफओएस में। मैं अब आईएफओएस का एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे अनकंडीशनल चार्ज, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे आईएफओएस का एग्जांपल है, आईएफओएस के, जहां पे आपको दो तीन एग्जांपल तुरंत ही आपको बता दो। बस डिविडेंड लिख के छोड़ दिया उन्होंने, उसमें कोई भी प्रीफिक्स सफिक्स ही नहीं है। वो लिखा है इंक्लूडिंग डीम डिविडेंड, हटा दो उसको भी फिलहाल के लिए, कोई प्रीफिक्स सफिक्स नहीं है, बस डिविडेंड बस नाम लिख के छोड़ दिया है। कहां पे? आईएफओएस में। ठीक है, मतलब ये है कि ये डिविडेंड इनकम किसने कमाया है, प्राइमरी, ये इररिलेवेंट कंसेप्ट हो जाएगा। अगर ये डिविडेंड इनकम, अगर कैरेक्टराइज इस अमाउंट की डिविडेंड अगर होती है, क्या मैंने कहा आपको, अगर उस अमाउंट की कैरेक्टराइजेशन अगर डिविडेंड होती है, तो फिर उसकी चार्जेबिलिटी बनेगी ओनली अंडर द हेड आईएफओएस। तो आपको तो सिर्फ यही पता लगाना है कि क्या उस अमाउंट को कैरेक्टराइज किया जा सकता है एज ए डिविडेंड। अगर आप कहते हो हां, तो फिर बधाई हो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को, आपका स्वागत है किस हेड में? अंडर द हेड आईएफओएस। आगे कुछ नहीं देखा जाएगा आपसे, और कोई जवाब तलब नहीं किया जाएगा कि ये भाई किसने कमाया हो, आप हो कौन, इन्वेस्टर हो, डीलर हो, हम इस पे वी डोंट केयर ऑन दैट पॉइंट। व्हाट इज ओनली कंसिडर्ड और व्हाट इज ओनली इज रिलेवेंट is whether the person who has earned the income, is that income, could it be characterized as a dividend income or not? बस इतना ही आपको पता लगाना है। अगर आप बोलते हो हाँ, तो बस खत्म, आईएफओएस में आ जाइए। आप कौन हो, डीलर हो, इन्वेस्टर हो, पूछा भी नहीं जाएगा। उसी तरीके से प्राइमरी, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल आपको पता ही है, यहाँ पे अभी अभी बताया ना मैंने आपको, लॉटरी विनिंग्स, वो गेम ऑफ क्विज एंड ऑल। आप बोलोगे कि मैंने तो बस जिंदगी में सिर्फ लॉटरी खेली और कुछ नहीं किया, हर दिन अल्टीमेटली जाता हूं और लॉटरी अल्टीमेटली करता हूं, ये मेरा एक दिनचर्या हो चुका है, आदत सी हो गई है जीने की, isn't it? लॉटरी खेलने की आदत सी हो गई है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या करते हैं, बस लॉटरी खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। अब एक वो है जो डेली लॉटरी खेल रहा है, और एक वो है जो कि बस एक जिंदगी में उसने एक ही बार लॉटरी ली होगी और इनाम लग गया है। पहली बात, दोनों ही केस में मैंने आपको बताया था कि भाई लॉटरी कहां पर है जाएगा आपका, ये पहले बात तो इनकम है, डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24। अब इसे चार्जेबल करना है, तो क्या ये आप देखोगे भाई, जो बंदा जो लॉटरी जिसको मिला है, जो जीता है, लॉटरी विनिंग जिसको मिला है, क्या आप ऐसा पक्षपात करते हो कि बताइए आप क्या डेली लॉटरी खेलते हो? अगर खेलते हो तो फिर ठीक है,
आपको पीजीपी में लेके जाते हैं। और अगर बहुत ही कम खेलते हैं आप लॉटरीज में तो आपका हेड आईएफओएस होगा। क्या इस तरीके से कोई पक्षपात या कोई डिफरेंशिएशन किया जाता है एज फार एज द लॉटरी विनिंग्स इज कंसर्न? एंड द आंसर टू दैट इज नो, बिल्कुल नहीं करते आप ये देखते हो नहीं हो आगे कि भाई आप जीते हो तो क्या डेली वाले आदमी हो या कभी कभार खेल लेते हो, ये पूछते नहीं आप। और सीधा क्या है, पूरी चार्जेबिलिटी चली जाती है इसके अंडर द हेड आईएफओएस। तो स्वाहा कर ही देते हैं आप लोग आईएफओएस के अंदर। यही अल्टीमेटली है स्पेसिफिक चार्ज, कोई आगे प्रीफिक्स सफिक्स नहीं है इसमें कि कौन कमा रहा है कैसे कमा रहा है, ये सब चीज देखना नहीं है आपने। बस ये क्या देखना है आपने, करेक्टराइजेशन की जो ये इनकम आपने कमाई है क्या उसे लॉटरी विनिंग, क्या ये गेम ऑफ क्विज एंड अदर गेम्स जो की है वो गैम्बलिंग वैम्बलिंग उसमें फॉल हो सकता है या नहीं। उसी तरीके से और एक पॉइंट है, गिफ्ट की बात है, ये भी स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक इसके लिए क्योंकि नाम लिखा जा रहा है, इसकी वजह से स्पेसिफिक हो जाता है। लेकिन जैसे बताया ना कि ये उसको ये नहीं है कि भाई वो इसमें कोई कंडीशन डाला गया है, कंडीशन है ही नहीं, बस एक ही हेड है, बस कौन सा हेड दे दिया उसको, उसके गले में माला डाल दिया कि लीजिए आपका हेड आईएफओएस, हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। अच्छा, तो ये है स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल जिसका मैंने आपको बताया है ऑफ द अनकंडीशनल स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द इनकम, unconditional specific charge of the qualified income. Qualified income is the appropriate term which we can use. Unconditional specific charge of the qualified income. ठीक है, अब आप बोलोगे फिर बताओ एग्जांपल कंडीशनल चार्ज का। चलो ठीक है, आइए उसका भी मैं एग्जांपल ही देता हूं और वहीं से दे दूंगा जहां पे आईएफओएस है। मैं आईएफओएस का एग्जांपल इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं स्टूडेंट कि मेरा पहला टॉपिक ही बन जाएगा पीजीवीपी, तो वो तो पहले ही सेक्शन के अंदर में जब आऊंगा तो आपको वहां पे खुल जाएगा ये जो चीजें हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो देखने का जो नजरिया होता है, क्वालिफाइंग इनकम को हमें कंप्यूट करना है, कंपटीशन, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेप कंपटीशन का होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस तरीके से करें, तो क्या आपको पहले पता लगाना है कि क्या आपके क्वालिफाइंग इनकम में कोई ऐसा अमाउंट है जिसको स्पेसिफिकली किसी एक हेड में चार्ज किया गया है। अगर कोई है ऐसा क्वालिफाइंग अमाउंट जिसको एक स्पेसिफिक हेड में चार्ज किया गया है तो फिर ठीक है, बधाई हो। अब आपको बस ये पता लगाना है कि क्या वो अनकंडीशनली स्पेसिफिक चार्ज है या कंडीशन बेस्ड है। अब आप बोलोगे कंडीशन बेस्ड बताओ फिर एग्जांपल उसका, ठीक है बता रहा हूं। कंडीशन बेस्ड में स्टूडेंट आइए यहां पे इंटरेस्ट इनकम, फिर से देखो ये स्पेसिफिक चार्ज ही हुआ, क्यों, नाम लिया गया है। अगर नाम लोगे तो स्पेसिफिक है ये चार्ज। बस अब पता क्या लगा रहा है, ये कंडीशन बेस्ड है अनकंडीशनल है। देखिए स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इनकम के लिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट इनकम shall be chargeable under the head IFOs if it cannot be charged अंडर द हेड पीजीपी। इंटरेस्ट इनकम को हम चार्ज करेंगे कहां पे, अंडर द हेड आईएफओ। अगर उसे हम चार्ज नहीं कर पाएंगे अंडर द हेड पीजीपी, देखिए कंडीशन बेस आ गया कि आईएफओ में तभी जबकि उसको पीजीपी में हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। आईएफओ में तभी जबकि हम उसे पीजीपी में चार्ज नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये आईसीआई के मॉड्यूल में भी है, केस लॉस। देखो केस लॉस के जहाँ तक कॉन्टेक्स्ट होगा ना, मेरा एक तरीका मैं आपको बता दूं, केस लॉस को मैं प्रेफर करूंगा कि आप कंसेप्ट के टाइम पे ही केस लॉ समझें। एक बहुत ही एक बोलते हैं ना कि एक नॉट अ अप्रोप्रिएट वे ऑफ डूइंग अ केस लॉ, कि स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में केस लॉ पढ़ते नहीं है और एंड में अल्टीमेटली क्या केस लॉ को अलग से पढ़ते हैं। अरे वो बहुत ही बेकार अप्रोच है, आपको वो फ्लो ही नहीं बनेगा, वो बाय हार्ट करके क्या करोगे आप, आपको लय नहीं बनेगा। तो एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि आप जब वो टॉपिक के अंदर हो उसी टाइम पे आपका बेस बना हुआ है, उस टाइम पे केस लॉ कम्स लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। और इस वजह से प्राइमरी क्या है, आपको उस टाइम पे जितना आप केस लॉ को अप्रिशिएट कर सकते हो, उसके नुआंसेस को अप्रिशिएट कर सकते हो, वही पर्टिकुलर टाइमिंग केस लॉ की होती है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर लेक्चर्स अक्रॉस इट, वी आर गोइंग टू डिस्कस
ऑल दी केस लॉ जो कि आपको लैंडमार्क जजमेंट प्लस रीसेंट जजमेंट्स, दो लेवल पे अल्टीमेटली मैं आपको केस लॉ करवाऊंगा, लैंडमार्क एंड द रीसेंट जजमेंट्स जो आईसीआई कवर करके रखा हुआ है। तो वो जजमेंट्स मैं आपको कवर करवाऊंगा स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द टॉपिक इटसेल्फ, जब टॉपिक हमारा चल रहा है उस समय पे ही। तो उसी में एक शामिल है, एक पहला केस लॉ हम लोग पहला कर रहे हैं के एन को का, एक केस लॉ स्टूडेंट्स के एन को, नाम ही है के एंड को, तो के लेटर एंड को डॉट, को का है मतलब कंपनी का एब्रीविएशन फॉर्म, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट स्टूडेंट्स। फैक्ट्स ऑफ द केस मैं आपको बता देता हूं। फैक्ट्स ऑफ द केस ये था कि एक एसएससी है, उसके पास क्या था, वो एसएससी के पास है आपका so that SSC had some sort of a particular उसको कुछ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए थे, और क्योंकि उसको बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए थे इस वजह से उसको क्या करना था, गारंटी फर्निश करनी थी। सो ही हैड टू फर्निश द गारंटी टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट्स। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने के लिए उन्हें बैंक गारंटी फर्निश करनी थी। अब बैंक गारंटी कैसे फर्निश आप करते हो, कैसे फर्निश करना है, उसकी प्रक्रिया क्या है, आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा इन द बैंक। सो यू हैव टू मेक अ डिपॉजिट इन द बैंक, और फिर बैंक करस्पॉन्डिंग गारंटी फिर जारी करवा देगा कि हाँ भाई इसके पैसे आ गए, इसको एक तरीके से हमने इसको एस्क्रो कर रखा है, और टू होम सो इट में कंसर्न उसके नाम पे हम अल्टीमेटली गारंटी ये अल्टीमेटली जारी हो चुकी है। तो इसी तरीके तो एसएससी ने क्या किया, इसमें बैंक में पैसा जमा कर दिया, और पैसे जमा करके बैंक ने करस्पॉन्डिंग बैंक गारंटी रिलीज करवा दी। अब हुआ क्या था कि इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से इन्हें क्या आ गया, ये जो बीच में ऑब्वियसली क्योंकि पैसा जमा कर रखा था इसने, इसमें से उसको इंटरेस्ट इनकम आ गई। अब क्वेश्चन ये आया था बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट कि क्या ये इनकम किस हेड में चार्ज किया जाएगा, ये इंटरेस्ट इनकम जो है प्राइमरी ये किस हेड में जाएगा, आप बताएं कहां पर जाना चाहिए, और रीजंस के साथ। अगर हो सके तो स्टूडेंट्स, जी ड्राइव वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान रखें, अगर आप जो भी अब आंसर दोगे, अब आपके आंसर में सिर्फ हाँ और ना का नहीं होना चाहिए, रीजंस भी एस्टैब्लिश करें स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी है। मार्क्स स्कोर करना है ना आपने, आपको रीजंस पे खेलना पड़ेगा। तो आप जो भी बताएं स्टूडेंट्स उसका रीजंस मुझे जरूर बताना, और जो जी ड्राइव पेन ड्राइव वाले स्टूडेंट्स हैं वो रीजंस सोच के चलना। ये जो इंटरेस्ट इनकम जो उसको बैंक के जो डिपॉजिट से मिला है वो किस हेड में जाएगा और क्यों जाएगा, बिना किसी विलंब के स्टूडेंट्स किस हेड में जाएगा और ये क्यों जाएगा। जल्दी बताओ। तो अक्षत ने अपने आंसर दे दिए। सिद्धांत का भी आंसर आ चुका है। जी ड्राइव वाले स्टूडेंट्स क्या करना, मन में नहीं, मैं मन में आंसर दे रहा हूँ, नहीं मन में नहीं, थोड़ा सा हो सके ना स्क्रिबल करो अपने रीजंस को, ये आदत बनाते ना, एक इंटेंसिव अप्रोच ने अपनी रीजंस को स्क्रिबल करना, ताकि पेंसिल से, और वो चीज़ समझ के चलना कि ये मैं लिखता अगर वो होता तो फिर उसके अंदर मैच करने के लिए आपको भी एक तरीके से आसानी होगी जाएगी। ऋषि, भूमि, मिलन, तो एक जो जनरल एक जो रुझान बन रहा है स्टूडेंट्स का, जो मैं देख रहा हूं, तो कह रहे हैं स्टूडेंट्स लोग कि जो भी आंसर है स्टूडेंट्स, सब लोग लगभग सारे स्टूडेंट्स अब कह ही रहे हैं पीजीवीपी का इनकम होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, ये वाकई में स्टूडेंट्स पीजीवीपी का इनकम माना जाएगा। सो द चार्जेबिलिटी वुड बी अंडर द हेड पीजीवीपी। वेरी ट्रू एंड वेरी करेक्ट। रीजन क्या है वो भी प्राइमरी ध्यान रखना होगा हमें। तो जहां तक रीजंस है स्टूडेंट्स, इस कॉन्टेक्स्ट में रीजंस यही है कि दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट इनकम ये एक इंसिडेंटल माना जाएगा एज अ बिजनेस इनकम। दिस इज नथिंग, इज एन इंसिडेंटल बिजनेस इनकम।
और ये इंसिडेंटल बिजनेस इनकम इसे हम क्यों मान रहे हैं, उसकी क्या वजह है, प्लीज नोट करना स्टूडेंट्स, ध्यान तो सुनना इसको। आप लोग ने जो भी रीजंस जो भी आपने लिखे हैं, जो समझा है बिल्कुल सही है, मैं भी जोड़ रहा हूं उसको। Why is it that this interest income is चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी? क्योंकि ये अपने आप में इंसिडेंटल बिजनेस इनकम है। अब ये इंसिडेंटल बिजनेस इनकम क्यों है? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट इनकम जो उसे आया है वो आया है बिकॉज ऑफ दिस बैंक डिपॉजिट। ये जो आया है स्टूडेंट्स, इट इज बिकॉज ऑफ द बैंक डिपॉजिट, इजंट इट? अच्छा, क्या ये जो बैंक में जो उसने पैसे जो डिपॉजिट किए हैं, क्या उसका एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है या उसका एक बिजनेस का डिसीजन है? बस इसी का आंसर आपको देना है। इज इट एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन और इट इज अ बिजनेस डिसीजन? तो यही आपने कहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ हिज बिजनेस डिसीजन। ये उसका अपना क्या है, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स, एक वर्ड बोलूंगा और ये वर्ड आपको बहुत जगह पे लिखना है एग्जामिनेशन में, और उसको कहेंगे हम लोग क्या, बिजनेस या फिर कमर्शियल एक्सपीडियंसी है। ये एक बिजनेस की जरूरत थी, नेसेसिटी थी, जिसकी वजह से उसको क्या है, डिपॉजिट उसको करना पड़ा। नहीं तो उसका कोई शौक नहीं है कि वो डिपॉजिट करे और 3% 4% पैसे कमाए डिपॉजिट करके। सो द वेरी फैक्ट दैट वो उसको डिपॉजिट कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ और एज एन एक्सपीडियंसी, वो एक थी बिजनेस की जिसके वजह से उसे डिपॉजिट करना पड़ा, और उस डिपॉजिट का नतीजा क्या निकला है, इंटरेस्ट के रूप में। तो ये इंटरेस्ट को हम क्या कहेंगे, एज एन इंसिडेंटल बिजनेस इनकम, एंड देयरफॉर इट विल बी चार्ज अंडर द हेड पीजीबीपी। और क्योंकि ये पीजीबीपी के हेड में चार्ज हो रहा है, तो अभी भी आपने देखा, क्या देखा, कि ये इंटरेस्ट इनकम आईएफओएस के हेड में तभी चार्ज किया जा सकता है। इंटरेस्ट इनकम आईएफओएस के हेड में ये तभी चार्ज किया जा सकता है जबकि आप उस इंटरेस्ट इनकम को पीजीबीपी के हेड में चार्ज नहीं कर सकते हैं तो। और इस केस में देख लिया आपने कि ये इंटरेस्ट इनकम को पीजीबीपी के हेड में ही चार्ज किया जाएगा, और इसी वजह से ये आईएफओएस में टैक्सेबल नहीं होगा। दिस विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड आईएफओएस। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, पहला केस लॉ लिखवाता हूं, दूसरे कलर के पेन से आप हो सके तो लिखें इस केस लॉ को। फर्स्ट केस लॉ, बिल्कुल प्रियंका, इंडीड द आंसर, लिखे जल्दी से सभी लोग। के एन को नाम ऐसा ही अगर पूरी केस लॉ का हो तो कितना बढ़िया। दिल्ली हाईकोर्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का बाद में एक क्वेरी आता है, बहुत पॉपुलर क्वेरी है कि सर नाम याद रखना है। देखो, उतना पत्थर दिल का तो हूं नहीं मैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो की जा सकती है। तो भाई आप तो कोशिश करते रहोगे कि भाई आपको ये सारे नाम जब जब मौका पड़े, जब भी रीड करोगे तो नाम के साथ ही रीड करते रहना। मैं बता रहा हूँ ना कि कोशिश करो, 80 to 90% उसी कोशिश में ही अल्टीमेटली याद रह जाएगी। बाकी है टिपिकल नाम रहेंगे, डिफिकल्ट नाम रहेंगे जो याद नहीं रख सकते हो, उसको आप अल्टीमेटली कहाँ पे करना, फिर उसको फिर आप लोग अल्टीमेटली नाम याद किए बगैर आप लिख देना एज पर द डिसीजन ऑफ द, एज पर द जजमेंट इन दी हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट भी अगर याद नहीं है कि हाई कोर्ट का है कि सुप्रीम कोर्ट का है, तो आपको बता दूंगा कि जुडिशरी है, एज हेल्ड बाय द कोर्ट, ये भी लिख सकते हो, और एज हेल्ड बाय द हॉनरेबल कोर्ट, ये ज़्यादा ठीक है, हॉनरेबल। ठीक है, तो एक अदब से उसको क्या करें, एड्रेस कीजिएगा। आयुष, ये पहले लिख दो जल्दी से आप अपने इसको, और फिर आपका एक क्वेरी स्टूडेंट्स बनी है, उसको अल्टीमेटली मैं आप सभी लोग के सामने रखता हूँ। के एन को दिल्ली हाई कोर्ट इन द प्रेजेंट केस the SSE in order to obtain the business contract, comma, had to furnish
had to furnish the bank guarantee. For the purpose of which it had to saving bank account, it had to deposit the money into his saving bank account on which interest got accrued. Under which head the interest income shall be chargeable. ठीक है। अब स्टूडेंट, जब भी केस लॉ आपको लिखना रहे एग्जामिनेशन में, प्रेजेंटेशन की जब बात आती है ना, मैं पूरा भी कह रहा हूं, एकदम एक्साइटेड मत हो जाइएगा आप लोग का। आंसर जब भी लिखो केस लॉस का स्टूडेंट्स, चाहे वो डीटी हो, चाहे आईडीटी हो, लॉ हो, ऑडिटिंग हो, ऑडिटिंग भी एक तरीके से लीगल सब्जेक्ट ही हो चुका है। सबसे पहला स्टूडेंट्स आएगा, पहला पॉइंट बनेगा आपका द रेलेवेंट प्रोविजन। अगर कुछ कभी केस में ये होगा कि स्टूडेंट्स को सेक्शन भी याद ना रहे, ये भी मुमकिन है, स्टूडेंट्स को सेक्शन नंबर याद नहीं आता, तब भी डरिए नहीं। आपने अपना जो स्टाइल है आंसर का उससे भटकना नहीं है। तो वहां पे रेलेवेंट प्रोविजन के बजाय आप लिखोगे रेलेवेंट पोजीशन ऑफ लॉ। अगर मुझे सेक्शन याद नहीं है तो ब्रैकेट में कहा तो लिख देना। जहां सेक्शन याद नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे आप एज अ फर्स्ट पॉइंट का हेडर? क्या लिखोगे एज द फर्स्ट पॉइंट का हेडर? क्या लिखोगे? रेलेवेंट पोजीशन ऑफ लॉ। क्या है पोजीशन ऑफ लॉ, और या फिर पोजीशन ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये आप उसको हेडर बना के अंडरलाइन कर देना, और एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, जो भी अल्टीमेटली आपको जो लीगल प्रपोजिशन जो आपको बनानी है वो आप पहले पॉइंट पे लिखेंगे। जिनको सेक्शन नंबर भी याद है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधे सीधे अल्टीमेटली आप लोग क्या करोगे एज पर सेक्शन 56। अभी ये मुझे पता है तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 56(2), ठीक है। इंटरेस्ट इनकम, शैल बी चार्जेबल, जल्दी लिखना इसको। Under the head IFOs, if it cannot be charged under the head PGBP। अब ये अगर देखो, पहले ही शुरुआत में मेरा धर्म है, वो धर्म निभाना जरूरी है स्टूडेंट्स। यही होता है स्टूडेंट्स, अपने आंसर को कैसे आप दूसरों के आंसर से अल्टीमेटली एक बड़ा एक एज अपने आप को दिलवाते हो, ये होता। और इसको आपको अभी समय रहते ही चीजों को पकड़नी है और अपने अंदर लानी है, ताकि एफर्टलेसली चीजें आई बाहर। स्टूडेंट्स देखो, मैक्सिमम कोशिश तो करेंगे, मैं आपको सभी लोग को बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना इसको बात को। मैक्सिमम कोशिश तो आप करेंगे ही करेंगे, बाद में जितना बन पाए वो तो बात की बात है।
सब लोग देखो प्रोविजन लिखेंगे, आप भी लिख रहे हो, बराबर इसी बात है। अगर जो लोग लिख पाते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, आप भी उन्हीं में से हो, कुछ सिलेक्टेड क्लास ऑफ दी स्टूडेंट्स जो कि अल्टीमेटली प्रोविजन लिख के अपने आंसर्स को आगे मूव कर रहे हैं। प्रोविजन के तुरंत बाद दूसरा पॉइंट आएगा नहीं, बहुत सब लोग ऐसे ही करेंगे, दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। आपने यहीं पर बाजी मारनी है, नेक्स्ट लाइन पे पैराग्राफ चेंज करके अगले लाइन पे, ठीक है, पॉइंट सेम रहेगा, पॉइंट नंबर 1। क्या करेंगे आप लोग उसका एक ब्रीफ, अगर हो सके अब वो कैसा लिखना है मैं आपको बताऊंगा, और आपको ये डेवलप करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बताना मेरा फर्ज है, ये आप बाद में डेवलप करना है आपने, कि एग्जैक्टली ये प्रोविजन का मेन क्रक्स क्या है, मेन क्रक्स आपको बता देना है, अंडरलाइंग थीम क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये चीज आपको यहां पे नीचे बता देनी, और ऐसा कुछ कनेक्ट करना है कि वो जो थीम है आपके केस स्टडी से बैठे बराबर, जो आपका केस स्टडी है ना प्राइमरी, जो आपका केस स्टडी पूछा है उसके साथ ये प्रोविजन का जो थीम है वो कनेक्ट होना चाहिए। अब बोलो ये कैसे होगा, ये क्या है, मैं बताऊंगा, स्लोली एंड स्टडीली हम लोग चलते जाएंगे, और मैं आपको ऐसे बिल्डअप भी दूंगा। एक सिंपल स्टूडेंट्स है, ऑडिटिंग में भी मैं आपको बता रहा हूँ, सब चीज सारे सब्जेक्ट के लिए यहां पर ही ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इसी में अल्टीमेटली आप बाजी मारते हो, और चाहे कैसा भी अटेम्प्ट हो, आप तो पूरी दुनिया से हटके हो। ऑडिट में भी स्टूडेंट्स क्या होता है, एक प्रोफेशनल एथिक्स का टॉपिक है, उसके अंदर सारे क्लॉज लिखने पड़ते हैं आपको अपने आंसर्स में, यू हैव टू एक्चुअली राइट ऑल दी क्लॉजेस। होगा आपको, आप करोगे तो पता चलेगा, प्रोफेशनल तो आता ही एग्जामिनेशन में। क्या करते हो ना, सारे स्टूडेंट्स लोग क्लॉज बाय कर लेते हैं और वो क्लॉज नंबर लिखेंगे, और फिर उसके बाद एनालिसिस कंक्लूजन, सारे लोग यही करते हैं, लेकिन आपने भी वही करना है, क्लॉज लिखना है, उसके बाद उसका थीम लिखना है क्लॉज का। एक जैसे कि एक मैं अभी बता रहा हूँ, आउटराइटली बता देता हूँ आपको, कि एक क्लॉज है जो ये कहता है कि एक सीए अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकता, मैं कैनवासिंग नहीं कर सकता, अपने वो बिजनेस को, प्रोफेशन को प्रोक्योर करने के लिए वो अपना एक मार्केटिंग नहीं कर सकता। चलो वो एक आप देखोगे रेलेवेंट क्लॉज, वो लिख दोगे आप, उस तरीके से सब लोग लिख रहे हैं, और तुरंत आप बाद में सारे स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं अगले पॉइंट पे जो एनालिसिस की होती है, एनालिसिस की। आप उसके पहुंचने के पहले एक लाइन और जोड़ दीजिए अगले पैराग्राफ में, सेम पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे, इसका थीम क्या है, क्यों एक सीए को एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। तो एक थीम के रूप में ऐसा बोला जा सकता है दैट द मैन शुड स्टैंड इरेक्ट बाय हिमसेल्फ एंड नॉट बी केप्ट इरेक्ट बाय अदर्स। अ डिक्टम which is true in a normal man's life is more true in the professional's life। एक वो जो डिक्टम है जो कि एक नॉर्मल आदमी पे लागू होती है, वो ज्यादा लागू होती है किसके लिए, प्रोफेशनल के कॉन्टेक्स्ट में, प्रोफेशनल्स के लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में। एक आदमी को अपने पैर पे खुद खड़ा रहना चाहिए, ये प्राइमरी क्या है, इसका थीम है। ये आप ऐसा थीम बता के प्राइमरी क्या होगा, इन दिस केस यू विल देन बी पुटिंग अक्रॉस द एनालिसिस, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स ये सिचुएशन आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर अगर आप होगा तो क्या करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। अब एक स्टूडेंट्स का भी एक क्वेरी होता है कि सर क्या हम अपने वर्ड पे लिख सकते हैं, ये सिचुएशन पे क्या अपने वर्ड पे प्रोविजन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ कुछ कुछ प्रोविजंस होंगे जहां पे आपको कुछ उसके कीवर्ड्स पकड़ने पड़ेंगे, उसको आप सब्स्टिट्यूट दूसरे वर्ड से नहीं कर सकते हो। वो कौन से वर्ड होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, जब जब वो क्वेश्चन आता रहेंगे तो हम लोग उस टाइम पे ये चीज को कंसिडर करते हुए जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई ये नहीं कि वर्बेटिम आपको वही चिपकाना है जो अल्टीमेटली लॉ के अंदर लिखा हुआ है, बट येस देयर आर मेनी प्रोविजंस वेयर यू हैव टू राइट एज इट इज सर्टेन कीवर्ड्स, जिसका सब्स्टिट्यूशन का मतलब होगा कि आपने कुछ उसका अलग मीनिंग बता दिया। आएगा तब आपको बता देता हूं। तो ये सिचुएशन है। तो स्टूडेंट सेम पॉइंट देखना अप्रोच क्या है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ एक सेंटेंस एक जोड़ देता हूं यहां पे, दी स्पेसिफिक चार्ज, ऐसे यहां पे देयरफॉर दी स्पेसिफिक चार्ज, देखो मैंने एक चीज यहां पे बताया है कि ये एक स्पेसिफिक चार्ज है ऑफ इंटरेस्ट इनकम। Shall first be considered
for the purpose of सिंपल सेंटेंस पे आपने अल्टीमेटली ये चीज पकड़ लेना है। ओके आपके अभी तो मैं एकदम सिंपल सिंपल है, लेकिन आपको बिल्डअप जैसे में है ना, जैसे अब ये प्रोफेशनल इसका मैंने तो आपको बताया, ऐसे अल्टीमेटली स्टेटमेंट बस क्या है एग्जैक्टली आप उसको बस मीनिंग बता रहे हैं, इस पर कुछ ये चीज जोड़ के, ये इसका स्पेसिफिक चार्ज है जो कि आप उसे कंसिडर करेंगे, स्पेसिफिक चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट जो कि आप उसे कंसिडर करेंगे कहाँ पे, पहले कंसिडर किया जाएगा अंडर द हेड पीजीवीपी, अंडर द हेड पीजीवीपी। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल में आ जाइए आप लोग अपने सेकेंड पॉइंट में, एनालिसिस। अब वो फैक्ट्स ऑफ द केस की एनालिसिस इसके साथ आपको कनेक्ट करनी है, और फाइनली कंक्लूजन। तो एनालिसिस में होगा क्या प्राइमरी, तो ये जो होगा स्टूडेंट्स, ये रातों रात नहीं बनने वाला, ये सब चीजें आपको ना लिटरली सोचना पड़ेगा, वो उसके साथ अलाइन एकदम आराम से होना चाहिए। यहाँ पे वैसे यहाँ पे उसकी जरूरत थी भी नहीं, लेकिन तो भी मैंने बता दिया कि भाई आपको पता है, एक तरीके से बता रहे हो एग्जामिनर को कि ये जनाब स्पेसिफिक चार्ज है, किसका, इंटरेस्ट का, उसको आपको पहले कंसिडर करना पड़ेगा चार्जेबिलिटी के लिए, किस हेड में, पीजीवीपी में। ठीक है, और अगर वहां से वो फेल हो जाए तब जाके वो आईएफओस की तरफ बढ़ेगा। एनालिसिस में, फैक्ट्स ऑफ द केस में, इन द गिवन केस द एसएससी company, the SSC company has made deposit with the bank on account of, ये टर्म को मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना, ये बिजनेस एक्सपीडियंसी, एक्सपीडियंसी मीन्स एक नेसेसिटी, जरूरत। In the given case, the SSC company has made deposit with the bank on account of business expediency and not on account of any independent investment decision. सीधा कंक्लूजन में 3 मार्क। अब स्टूडेंट जो ट्रेंड बना ना केस लॉ को देखा गया 3 से 4 मार्क का बनता है, तो आपने जो एनालिसिस भी करना है स्टूडेंट बहुत स्पेसिफिक करना है, ये घुमा घुमा के अल्टीमेटली एनालिसिस नहीं करना, जो स्पेसिफिक है वो ही लिखें आप, उसके अदरवाइज रीजन तो बहुत सारी चीज लिखा जा सकता है। सो यू हैव टू बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल, और ये सबसे बड़ी खामियां हो जाती है स्टूडेंट्स की सीए फाइनल की, ऑडिटिंग में भी देखो, लॉ में भी देखो, इंटरनेट घुमा घुमा के बहुत लिखते हो, नहीं आपको बहुत स्पेसिफिकली लिखना है अपने आंसर्स को। तो जो भी चीज़ है उसको पकड़ो और अकॉर्डिंगली उसको देखो, स्ट्रक्चर पहले बनाओ कि प्रोविजन में है, एनालिसिस में है या कंक्लूजन में। सो अकॉर्डिंगली एनालिसिस में ये लिखा गया कि ये जो डिपॉजिट किया गया वो किया गया ऑन अकाउंट ऑफ अ बिजनेस एक्सपीडियंसी और नॉट ऑन अकाउंट ऑफ एनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तब जाके कंक्लूजन है फिर यहाँ पे, देयरफॉर इन द गिवन केस द इंटरेस्ट इनकम arising from the deposit made for the purpose of furnishing bank guarantee
as the interest income is an incidental की फ्रेजेस को आप अंडरलाइन करते जाएंगे एज अ मैटर ऑफ हैबिट। चार्जेबल कहां पर है पीजीवीपी में, क्यों, और फाइनली आपने वापस से और एक तर्क देते हुए कंक्लूड कर दिया कि वो क्या है, एक इंसिडेंटल बिजनेस इनकम है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा क्या ना, ये थोड़ा सा ये प्रैक्टिस से बनेगा और आपको प्रैक्टिस करते जाना है ये चीज को लेके। तो दिस इज वन थिंग विच यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। अब एक क्वेरी है स्टूडेंट का, आयुष ने पूछा है कि इफ इंटरेस्ट इज अर्न फ्रॉम एफडीआर, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट, अगेंस्ट विच बैंक ओवरड्राफ्ट is taken, then such interest is charged under the head PGBP। देखो सबसे पहला तो आपने एक एफडीआर किया, फिक्स डिपॉजिट आपने बना के रखी है, ठीक है, और उससे आपने इंटरेस्ट इनकम आपको आया होगा, फाइन। तो वो आपकी एक इंटरेस्ट इनकम बन चुकी है, वो एक पर्टिकुलर एक अमाउंट हुआ, इनकम हुआ, तो उसकी चार्जेबिलिटी कहां पर है, ये इनकम की चार्जेबिलिटी है। तो इंटरेस्ट इनकम की चार्जेबिलिटी ये एफडीआर से जो आपको आ रही है। अच्छा, अब फिक्स डिपॉजिट रिसीट के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसमें थोड़ा ऐसा कोई बैंक डिपॉजिट ऐसा कुछ वाला कोई बैंक गारंटी वाला कोई कंसेप्ट था, उसमें तो ऐसा कोई था नहीं जो हमें आपके क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो इस वजह से अगर ये एक इंडिपेंडेंट आपने एफडीआर फिक्स डिपॉजिट अल्टीमेटली किया है, तो इट्स एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन विदाउट कंसिडरिंग एनीथिंग टू डू विद द बिजनेस। तो मैंने वही बताया ना कि क्या एक बिजनेस एक्सपीडियंसी थी वो एफडी करने की। आपको ये क्वेश्चन पूछना, अगर कोई ऐसी बिजनेस की कोई मजबूरी नहीं थी वो उस एफडी करने की, तो हम क्या मान के चलेंगे, हम यही मान के चलेंगे कि ये जो आपका एफडी है ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन था, और इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन की वजह से ये जो उससे जो इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, उससे जो इंटरेस्ट इनकम आ रहा है वो इंटरेस्ट इनकम चार्ज होगा अंडर द हेड आईएफओएस। ये पहले इनकम की बात हो गई। अब इन्होंने क्या और एक क्वेश्चन डाला है कि इन्होंने एफडीआर को प्लेज करके उसको ओडी फैसिलिटी मिली होगी। अब मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि वो ओडी फैसिलिटी उसने अपने बिजनेस के लिए अल्टीमेटली लिया होगा, ठीक है। तो फिर जब अगर आप अपने ओडी फैसिलिटी को अगर लेते हो फॉर बिजनेस, तो ओडी एक तरीके से क्या होता है, लोन हो जाता है। तो पीजीबीपी में भी एक स्पेसिफिक चार्ज है एक्सपेंडिचर का, वो होगा अंडर सेक्शन 3613। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में देखो क्या होता है पता है, कि वो इनकम को इसके साथ नेट ऑफ करूंगा, ये ऐसा खेल नहीं खेला जाता। आपको जो चार्जेबिलिटी के जब खेल में जब आप चलोगे, तो जैसे एक चार्जेबिलिटी सिर्फ इनकम का नहीं होता, एक्सपेंडिचर का भी होता है। पीजीबीपी के हेड के अंदर भी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक, वो भी चार्ज होगा अंडर द हेड पीजीबीपी, अगर वो लोन लिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो फिर उस केस में ये जो इंटरेस्ट जो है इनकम, ये इनकम कौन सा है, लेकिन नेगेटिव इनकम। नेगेटिव इनकम कैसे, क्योंकि ये खर्चे वाला इनकम है। तो इनकम दोनों साइड से होता है, प्रॉफिट इंक्लूड लॉस, तो उसी तरीके से इनकम में पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो ये जो नेगेटिव है जो कि एक्सपेंडिचर की तरफ जा रहा है, उसमें भी स्पेसिफिक चार्ज पीजीबीपी का बैठा हुआ है, और पीजीबीपी के अंदर ये बोला गया है कि एक इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन लोन टेकन फ्रॉम द बैंक की डिडक्शन दी जाएगी, कहां पे, 36 सेक्शन के अंदर, जो कि बनता है अंडर द हेड पीजीबीपी, अगर क्या, अगर लोन आपने अप्लाई किया है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अगर ऐसे केस में अगर जो आपने जो ओडी लिया है अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो फिर डेफिनेटली आपने वो कंडीशन 3613 का सेटिस्फाई कर दिया। और अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, तो मैंने क्या कहा है आपसे, ये स्पेसिफिक चार्ज है किस हेड में, अंडर द हेड पीजीबीपी। तो इनकम जो होगा एफडीआर का, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पहले आपने एफडीआर कर रखा होगा, पहले से आपने एफडीआर कर रखा होगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहां गया, ये आईएफओएस। फिर उसके बाद आपने उस एफडीआर के बेस पे आपने ओडी उठाई बैंक से, और वो ओडी किसके लिए किया था, बिजनेस के लिए, और उस ओडी से जो आपको इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर किया है, वो एक्सपेंडिचर का डिडक्शन स्पेसिफिक चार्ज पीजीबीपी में अंडर सेक्शन 36 के तहत कहां पे डिडक्शन आप लोगे, अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इस तरीके से ये गेम खेली जाएगी।
तो ये प्राइमरी एक क्वेरी आया था, तो आई होपफुली हैव गिवन दिस, कि चलता जाएगा डिस्कशन जैसे जैसे हम लोग करते रहेंगे. सो आई होप दैट आई हैव आंसर्ड दिस पर्टिकुलर क्वेरी. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं. ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तो हमारा देखो हम चल रहे हैं क्लासिफिकेशन पे. सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्लासिफिकेशन वाला. तो ईला, आई होप दैट आपको ये पकड़ में आ चुका है एग्जैक्टली मैंने क्या बताया. तो स्टूडेंट्स जो स्पेसिफिक चार्ज है, अनकंडीशनल एंड द कंडीशनल. ठीक, तो अनकंडीशनल में मैंने आपको ये चीज बता दी, और कंडीशन में क्या है वो भी एग्जांपल उसके दे रहा हूं, अभी खत्म नहीं किया, और भी एग्जांपल दूंगा मैं अभी. चलिए और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. एक तो हो गया इंटरेस्ट इनकम शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड आईएफओएस इफ इट कैन नॉट बी. चलिए आयुष ईला आगे बढ़ते हैं. तो इफ इट कैन नॉट बी चार्ज अंडर द हेड पीजीबीपी, ये पहला पर्टिकुलर मैंने आपको दिया है. अब मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, आपको और 2 एग्जांपल देता हूं, ताकि एग्जांपल ग्रुप में बस आपका माइंड बस खुलना चाहिए. दूसरा एग्जांपल लिखेंगे स्टूडेंट्स आप लोग, कहां पे लिखोगे, इसी कॉन्टेक्स्ट में. वो कॉन्टेक्स्ट क्या आपका, कंडीशन बेस्ड चार्ज, कंडीशन बेस्ड स्पेसिफिक चार्ज, उसमें आप पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे. कंडीशन बेस्ड में ही सेकंड में आप लिखेंगे, और ये होगा स्टूडेंट्स, लिखेंगे यहां पे हायर चार्जेस on let out of the plant and machinery, comma, furniture, shall be chargeable under the head IFOS if it cannot be charged under the head PGBP. Higher charges on let out of the plant and machinery, furniture shall be chargeable under the head IFOs if it cannot be charged under the head PGP. यहां पर भी फिर से वही उन्होंने लिख दिया, यही चीज अल्टीमेटली यहां पर भी लिख दी उन्होंने. ठीक है ना स्टूडेंट्स. अब और एक ध्यान से सुनना, यहां पे स्टूडेंट एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो मैं आपको करवा देता हूं. इन पहले वो प्रोविजन लिख देने, ये भी, तो ये भी एक प्रोविजन है 56 का ही लिख देना, ये भी ब्रैकेट में लिखो स्टूडेंट 56(2). तो स्पेसिफिकली बोला गया है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट को टारगेट किया गया. वो अमाउंट कौन सा है, हायर चार्जेस ऑन द लेट आउट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर. वो हायर चार्जेस को हम चार्ज करेंगे किस हेड में, आईएफओएस में, अगर हम उसे चार्ज नहीं कर पा सकते. कहां पे, अंडर द हेड पीजीबीपी. तो जो डिस्कशन हमारा इंटरेस्ट के लिए था, वही सेम पर्टिकुलर डिस्कशन हायर चार्जेस के लिए भी जा रहा है. इसी कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट ध्यान से सुनना, एक बहुत ही मजेदार दिलचस्प केस तो आपके सामने रखता हूं. पुराना केस तो है, नया नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट केस तो समझ के चलना. पुराना है लेकिन, लक्ष्मी सिल्क मिल्स लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट का था ये. फैक्ट्स ऑफ द केस बता देता हूं. एसएससी एक कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी. इनके यहां पे मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में ये हो गया था, डिस्प्यूट चल रहा था. तो सारे वर्कर्स क्या कर दिए उन्होंने, वो स्ट्राइक पे चले गए. And because these workers went on a strike, इस वजह से बताओ क्या हुआ. इस वजह से ये वर्कर स्ट्राइक में जाने की वजह से बताओ जल्दी से क्या हुआ होगा. ऐसे केस में ये फैक्ट्री टेम्पररी बंद हो गई. अब नेगोशिएशन चल रहा था, लेकिन काफी टाइम लग रहा है नेगोशिएशन में. अब ये जो मैनेजमेंट है वो थोड़े से टेंशन में आ गए, क्योंकि इनके फिक्स कॉस्ट तो अल्टीमेटली आ ही रहे हैं. So they already had their fixed cost growing up. तो उन्होंने क्या किया इस कॉन्टेक्स्ट में, इन्होंने जब तक नेगोशिएशन की प्रक्रिया चल रही है, उनको मालूम पड़ गया कि नेगोशिएशन काफी लंबा जाएगा. जब तक नेगोशिएशन की प्रक्रिया चल रही है, इन्होंने अपना जो प्लांट है उसको हायर पे दे दिया. अपना जो प्लांट है दूसरे कंपनी को हायर पे दे दिया. बोले कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा नेगोशिएशन,
तो उनको लगा था कि शायद 2 या 3 महीने तक तो मिनिमम जाएगा नेगोशिएशन, तो उन्होंने टेम्पररी 3 महीने के लिए ऐसा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके उस प्लांट एंड मशीनरी को उन्होंने हायर पे दे दिया दूसरी कंपनी को। हायर चार्जेस मिल रहे हैं कंपनी को। तो ये जो हायर चार्जेस था स्टूडेंट्स, आप बताओ किस हेड में इसको क्लासिफाई करें, किस हेड में ये हायर चार्जेस को क्लासिफाई किया जाएगा? रीजन के साथ सोच के रखना स्टूडेंट्स, किस हेड में जाएगा ये क्लासिफिकेशन अगर करना रहे तो ये किस हेड में जाने वाला है? मैंने आपको ये भी बता दिया था स्टूडेंट्स, ध्यान रखना कि क्लास ये जो लेट आउट करना था वो एक उनका एक कॉल था, क्योंकि लंबा चल रहा था ये डिस्कशन का सिलसिला, और इसी वजह से क्योंकि ये डिस्कशन काफ़ी लंबा जा रहा था, नेगोशिएशन काफ़ी लंबा जा रहा था, फिक्स्ड ओवरहेड जिनके बने हुए थे तो इन्होंने कॉल लिया कि इसको क्या कहते हैं, टेम्पररी इसको लेट आउट करवा देते हैं। तो टेम्पररी लेट आउट होके इनको रेंट इनकम मिल रही है। तो वही क्वेश्चन आया फाइनली कि ये रेंटल इनकम को किस हेड में आप क्लासिफाई करोगे। दिस वाज द इशू अंडर कंसिडरेशन। सो जल्दी से बताओ स्टूडेंट, आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर किस हेड में जाएगा ये? एंड द आंसर टू दैट वुड बी पीजीबीपी में ही ये चार्ज होगा स्टूडेंट्स। ये जो चार्ज होगा पीजीबीपी में होगा। क्यों होगा? सेम वही रीजन है। ये जो लेट आउट किया है उन्होंने, क्या इनका कोई एक इन्वेस्टमेंट एक था जो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन चल रहा था? एंड द आंसर इज नो। ये उनकी एक बिजनेस की अपनी एक मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? फिक्स ओवरहेड लगा हुआ है और इस वजह से इनको लेट आउट करना ही एक तरीके से वो लग रहा था वाज द ओनली वायबल ऑल्टरनेटिव, ताकि क्या किया जा सके, अपने ओवरहेड्स को अल्टीमेटली जो कॉस्ट है उसको कम किया जा सके, उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको कम किया जा सके, जो बिजनेस के जो खर्चे हैं उसका जो इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो कम किया जा सके। So this was again the let out was again on account of a business expediency। एक मजबूरी है बिजनेस की, नेसेसिटी थी बिजनेस की, और इसी कॉन्टेक्स्ट से उन्होंने क्या किया, इसको लेट आउट किया है। और यही वजह है कि ये जो रेंटल इनकम होगा उसको हम क्या कहेंगे? इट इज चार्जेबल इंसिडेंटली बट इट इज चार्जेबल अंडर द हेड IFOS। अंडर द हेड पीजीवीपी। तो ये अपने आप में क्या है? एक इंसिडेंटल बिजनेस इनकम है, चार्जेबल अंडर द हेड पीजीवीपी, और यही वजह है कि इसे हम चार्ज नहीं कर सकते हैं अंडर द हेड IFOS। सो दैट इज हाउ द थिंग्स हैज टू बी कंसीडर्ड। अच्छा, मैं आपको यहां पे ध्यान से सुनना इस बात को। अगर ये मान के चलो कि अगर ये परमानेंट लॉकआउट हो जाता मतलब फैक्ट्री बंद परमानेंटली, कोई टेम्पररी नहीं, वो भी मैनेजमेंट उनका भी दिमाग खराब हो गया, वो क्या बहुत हो गया इनके डेली के नाटक से। तो एक अच्छा एक बंद करो, लॉक करो, फेंको अल्टीमेटली इसे, और ये जितने भी प्लांट है इस सब प्लांट को अल्टीमेटली लेट आउट करो, हमें कोई अब मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है। तो अगर आप परमानेंट लेट आउट करवाते और उस परमानेंट लेट आउट से अगर आपको क्या है, रेंटल इनकम अगर आता, तो फिर अब वो रेंटल इनकम आप किस हेड में चार्ज करते? तो उस पर्टिकुलर केस में रेंटल इनकम की चार्जेबिलिटी बनती स्टूडेंट्स अंडर द हेड IFOS, क्योंकि आपने अपना बिजनेस को बंद कर दिया है, और बंद करके फिर जो प्लांट आपके पास है उस प्लांट को आपने क्या करवाया है? लेट आउट करवाया। एंड देयरफॉर दैट लेट आउट विल देन बी चार्ज अंडर द हेड, अंडर विच हेड? अंडर द हेड IFOS एंड नॉट अंडर द हेड पीजीवीपी। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? ये पर्टिकुलर पॉइंट है, तो ये भी जल्दी से लिख देना स्टूडेंट्स क्विकली। ये बस मैं आपको एक ब्रीफली बस वो लिखवा देता हूं, ये करेक्ट, क्योंकि ओल्ड जजमेंट है, ऐसा नहीं कि आएगा, तो जो बस आपको अंडरस्टैंडिंग के रूप में। लक्ष्मी सिल्क मिल्स लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट, in the given case on account of temporary shutdown
of the factory, comma, on account of temporary shutdown of the factory, comma, the management of the company decided to let out the plant and machinery so as to reduce the impact of the fixed cost pending the negotiation with the company. ठीक है, तो ब्रीफली मैंने आपको फैक्ट्स ऑफ द केस बता दिए. इन द गिवन केस ऑन अकाउंट ऑफ टेम्पररी शटडाउन ऑफ द फैक्ट्री, comma, the management of the company decided to let out the plant and machinery so as to reduce the impact of the fixed cost pending the negotiation with the company. ठीक है, अब लिखना है यहाँ पे in the present case in the present case या फिर ऐसे लिख दो एक मिनट स्टूडेंट. The Supreme Court held that the let out of the plant and machinery was on account of, यही वर्ड आपको चिपकाना है, बिजनेस एक्सपीडियंसी and not business expediency till the negotiation with the workers was going on. Accordingly, it was an incidental, ये भी critical word है, business income which will be charged under the head IFOs. Next paragraph. However, if the company would have shut down its business and has let out
the plant and machinery. Thereafter, इसको यहाँ पर स्टूडेंट्स would have permanently shut down. क्या लिखेंगे? Would have permanently shut down its business and has let out the plant and machinery thereafter, comma, then in that case, the chargeability of the higher charges would be under the head IFOS and not PGBP. Not PGP. एक क्वेरी बन सकती है कि सर अगर परमानेंटली भी ये शटडाउन हो जाए और हमने उसको लेट आउट करवाया, तो क्या हम ये नहीं मान सकते कि हमारा बिजनेस एक्टिविटी चेंज हो गया? ऐसी बात नहीं होती स्टूडेंट्स। देखिए, जहां तक अगर परमानेंटली मेरा शटडाउन हो चुका है तो आपको इस तरीके से देखना है। अगर कोई फैक्ट एकदम साइलेंट है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, अगर मैं एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, तब तो बिना कुछ सोचे समझे परमानेंट लॉकडाउन है और उसकी वजह से क्या है, आगे आपने इसको लेट आउट करवाया तो वो हायर चार्जेस आपका एयरफोर्स पे चार्ज होगा। लेकिन अब हम इसको समझते हैं थोड़ा सा डेप्थ में जाके। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, एक आर्गुमेंट जो दिया जा रहा है वो ये है कि क्या ये नहीं समझा जाए कि सर अब जब परमानेंटली इसका क्या है, बिजनेस बंद हो चुका है, ये कंपनी बंद कर दिया और उसने उसको लेट आउट करवाया, तो इसने अपना क्या बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया है। और बिजनेस मॉडल कौन सा उसने किया है? ये लीजिंग वाला। तो देखिए, अब उसमें क्या है, इंटेंशन की बात होती है। पहली बात, अगर कंपनी अगर होगा तो कंपनी अपना मेमोरेंडम और एओए उसको ऑल्टर करना पड़ेगा, जिसके तहत अब उसको अपना मेन ऑब्जेक्ट अब उसे चेंज करना होगा। ये चीज होगी। अगर एक चलो कंपनी अगर नहीं है तो फिर एक इंटेंशन देखा जाएगा कि एग्जैक्टली ये आदमी क्या क्या रहा है। अब देखो, जनरली अगर मेरी बिजनेस बंद हो गई है तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि अब ये क्या होगा, अल्टीमेटली एक रेसिडुअल मेरे लिए हो चुका है, तो मैं उसको बेचने को अल्टीमेटली जाऊंगा कि ये बिक जाए किसी तरह से। या फिर अगर नहीं बिक पाता है तो ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे जब तक नहीं बिक रहा है रेंट थोड़ा कमा लो इससे थोड़ा बहुत। तो अब आपने क्या नोटिस करना है, इसका इंटेंशन क्या है। जहां तक वैसे मैंने बताया ना कि कंपनी की कॉन्टेक्स्ट में तो दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि फैक्चुअली अगर आप देखो कंपनी को फिर अपने अगर उसको मेन ऑब्जेक्ट पे लाना है, मतलब बिजनेस उससे कंसिडर करना है, तो उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। तो वो आपको उससे पता चल जाएगा स्टूडेंट्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको होगी, ठीक है, क्योंकि वो ऑल्ट्रेशन तुरंत करेंगे। बाकियों के लिए क्या, उनके लिए फिर आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे इस बात को लेके कि क्या ऐसे लोगों को क्या कर रहे हैं, वो अब उनका लीज पे अल्टीमेटली वो लीजिंग में जा रहे हैं प्राइमरी, या फिर एक रेसिडुअल एक्टिविटी कर रहे हैं हायर लेट आउट का, और वो लेट आउट करके जब तक बिक नहीं आता तब तक लेट आउट करवा दिया और उससे थोड़ा बहुत रेंट कमा लिया। क्योंकि एक लीजिंग भी करना, ध्यान रखना, जब भी आप बोलते हो ना कि मैं इसमें बोलूंगा कि ऑल्टरनेट बिजनेस क्या होता है, बिजनेस मीन्स सिस्टमैटिक एक्टिविटी। तो आपको पता लगाना कि क्या ये बंदा सिस्टमैटिक एक्टिविटी कर रहा है या नहीं। लीजिंग जिसको कहा जा सके कि हाँ भाई अब ये क्या है, एक तरीके से लीज में आ चुका है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आपकी सिस्टमैटिक एक्टिविटी फाइनली कंक्लूड करवाएगी कि क्या आपका वो एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी कहलाया जा सकता है या नहीं। जैसे मैंने बताया कि अदरवाइज क्वेश्चन अगर साइलेंट हो, अगर एग्जामिनेशन की ही अगर हम बात करें सिर्फ, और ये बोल जाए कि उसके बाद बिजनेस बंद हो गया और परमानेंटली लॉकडाउन होने के बाद उन्होंने अल्टीमेटली जो प्लांट एंड मशीनरी थे उससे लेट आउट करवा दिया, तो क्या कहोगे ऐसे केस में, IFOS। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप लोग अल्टीमेटली आगे देखते हो तो आप थोड़ा सा तह में जाना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए क्या कि अब ऐसा तो नहीं कि वो लीजिंग वाले बिजनेस में आ गया,
मैंने अभी भी बता रहा हूँ, कंपनी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं दिक्कत होगी? क्योंकि कंपनी का तो वही ऑब्जेक्ट ही अल्टीमेटली क्लॉज से पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली गेम क्या है। बाकियों के लिए जो है उनका एक्टिविटी को फोकस करें, क्या वो सिस्टमैटिकली अपने आप को एंगेज अप करवा रहा है इनटू अ लीजिंग बिजनेस। सिस्टमैटिक वो वाला अल्टीमेट पैटर्न देखना है। नहीं लग रहा आपको, लग रहा है कि नहीं अब था, क्या करूं, लेट आउट करके थोड़ा बहुत कमा लूं, इस तरीके का अप्रोच है IFOs। दैट एग्जैक्टली हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड। मेरा बिजनेस का डेफिनेशन का स्टूडेंट्स एक एनालिसिस आना बाकी है, बहुत जल्द आएगा, प्राइमरी अगले क्लास में आ जाएगा। उसमें मैं आपको ये थोड़ा सा बिजनेस के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा एज अ डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 13 में जो डेफिनेशन है। पुनीत, होपफुली अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, आई विल देन प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका जो 2 केस लॉ था ये 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, आप खुद नोटिस करना स्टूडेंट्स, भटकना नहीं। जो हमारा मेन क्रक्स क्या चल रहा है, मेरा मेन क्रक्स स्टूडेंट चल रहा है यहां पे कि यहां पे आप स्पेसिफिक चार्ज की बात कर रहे हो जो कि अनकंडीशनली चार्ज है या फिर कंडीशन बेस। अनकंडीशनल के मैंने एग्जांपल दे दिए जहां पे कुछ देखना नहीं है कि किसने कमाया, किन हालात में कमाया गया है, वो सब चीज देखा ही नहीं जाएगा। अनकंडीशनल चार्ज का मतलब क्या होगा, ये अमाउंट जो आपने कमाया है क्या उसे कैरेक्टराइज हम कर सकते हैं एज अ डिविडेंड, एज अ गिफ्ट, एज व्हाट, एज द लॉटरी विनिंग सोर्स। अगर हां तो बस उसका एक ही हेड है, कहां पे, अंडर द हेड IFOs। दूसरा कैटेगरी ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, उसमें वो कंडीशन बेस है, वो देखता है कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं, वो कंडीशन बेस्ड है। एक तरीके से कंपैरेटिव चार्ज हम कह सकते हैं कि ये इस हेड में तब चार्ज होगा अगर वो वहां पे नहीं जा सकता, इस तरीके से। सो दिस बिकम्स व्हाट, अ कंपैरेटिव चार्ज। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स, इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट मैं एंड में पुनीत रख लेता हूं ये वाला पॉइंट। इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आइए थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट को ले लेते हैं जल्दी से। लेट्स कम टू द थर्ड वन। मैं एंड में आपको ये करवा देता हूं पुनीत। पॉइंट नंबर 3 में आ जाइएगा। वैसे ये यूट्यूब में है तो आप बाद में भी अगर कुछ चीज रह गया होगा तो आप लोग ये कर लेना। पॉइंट नंबर 3 में आता हूं। एक स्टूडेंट आएगा आपका कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, एक है आपका क्या, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इसका जो प्रोसीड है, ये प्रोसीड स्टूडेंट ये 3 हेड में चार्ज किया सकता है। ये 3 हेड में चार्ज हो सकता है। कहां पे, ये सैलरी में भी चार्ज हो सकता है, ये चार्ज हो सकता है पीजीबीपी के अंदर भी। आपको दिखेगा कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ये पीजीबीपी में भी चार्ज किया सकता है। तो देखो बहुत स्पेसिफिक है प्रोसीड ऑफ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो स्पेसिफिक चार्ज है, नाम लेके बोला गया है कि इसकी चार्जेबिलिटी कहां होगी, नाम लेके बोला गया है इसकी चार्जेबिलिटी कहां होगी। तो प्रोसीड ऑफ व्हाट, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो स्पेसिफिक चार्ज हुआ। अच्छा, क्या हेड की बात हमारी हो रही है, सैलरी, पीजीपी, ये आपको IFOs में भी दिखेगा, IFOs में भी दिखेगा। मतलब ये कि ये एक तरीके से ये तीनों हेड में अपना एक तरीके से इंपैक्ट बना के रखा है कि ये चार्जेबिलिटी तीनों में से कोई भी हेड में हो सकता है। कैसे पता लगेगा कि ये किस हेड में जाएगा, ये डिपेंड करेगा बेनिफिशियरी कौन है इसका। आप पता लगाएं स्टूडेंट्स बेनिफिशियरी कौन है, और अगर इसका बेनिफिशियरी अगर निकला है कौन है, एम्प्लॉय। सो इफ द बेनिफिशियरी इज द एम्प्लॉय, मतलब इसका प्रोसीड एम्प्लॉय को जा रहा है, सैलरी के अंदर चार्ज होगा। अगर ये बेनिफिशियरी इसका एम्प्लॉयर है तो ये कहां पे चार्ज होगा, अंडर दैट पीजीपी। और ये IFOs के लिए बताओ क्या है, अदर पर्सन। लाइक फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, एक बहुत बड़ा क्रेडिटर कंपनी का, वो बोलता है मैं तो भाई टेंशन में हूं, कंपनी को बोला गया कि भाई आप प्रीमियम पे करो, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। अगर कुछ हो जाता है किसी वजह से तो मेरे पैसे डूब गए, मैं भी डूब गया, तो फिर एक कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेते हैं हम लोग किसी कॉन्टेक्स्ट में, और उसका जो प्रोसीड है वो क्रेडिटर को जा रहा है। तो अगर क्रेडिटर को जा रहा है तो एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग IFOs में जा सकता है, प्रोवाइडेड उसका लेंडिंग बिजनेस नहीं होगा तो फिर नहीं तो पता चलेगा फिर से वो अननेसेसरी पीजीपी के अंदर आ सकता है। बट अदर देन दैट स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये इस तरीके से क्या होगा, सैलरी, पीजीपी और IFOs एज द केस में भी, डिपेंडिंग की बेनिफिशियरी कौन है। तो इस वजह से नाम देखो, ये भी स्पेसिफिक चार्ज है। ये भी जब आप देखोगे ना, इसको आप सैलरी में दिखता है, आपको ये चीज दिखेगा पीजीबीपी में भी, जो हम लोग करने वाले हैं आपको मैं तभी बता दूंगा।
कि देखो अल्टीमेटली नाम लिखा हुआ है कि मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की चार्जेबिलिटी होगी अंडर द हेड पीजीपी, कब? जबकि वो अमाउंट को एक एम्प्लॉय ने से रिसीव किया है। तो बेनिफिशियरी की कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आपको देखना होगा कि ये अमाउंट किस हेड के अंदर अल्टीमेटली जा सकता है। तो ये है पर्टिकुलर पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, जो कि मैंने आपको बस बताया, ये सब एग्जांपल देके जस्ट एक चीज बताया, ये है सब एग्जांपल स्पेसिफिक चार्ज का। आइदर द स्पेसिफिक चार्ज कैन बी अनकंडीशनल और इट कैन बी कंडीशन बेस्ड, जो कि मैंने आपको दोनों साइड में एग्जांपल बता दिए। ठीक है, आपके अब उस क्वालिफाइड इनकम में स्टूडेंट्स, आपके उस, ये होपफुली आप लोगों ने लिख दिया होगा, आपके अब इस क्वालिफाइड इनकम में जो स्पेसिफिक चार्जेबिलिटी वाली बातें हैं वो सिर्फ 5% ही है। 95% ऑफ द क्वालिफाइंग अमाउंट स्टूडेंट्स, 95% ऑफ द क्वालिफाइंग अमाउंट, उनकी चार्जेबिलिटी बताओ कहां पर जाएगी? इन द जनरल चार्ज, जो कि हमारा सेकंड कंपार्टमेंट है, और ये बड़ा कंपार्टमेंट है, सबसे बड़ा कंपार्टमेंट यही है। क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज में तो जैसे मैंने बताया ना कि डिविडेंड हो, लॉटरी विनिंग हो या फिर गिफ्ट हो, उसमें तो हमें सोचना भी नहीं है, वो तो सीधे सीधे चार्ज हो रहा है एक ही जगह पे। थोड़ा बहुत हमें सोचना पड़ रहा है स्पेसिफिक चार्ज को लेके, जो कि कंडीशन बेस्ड है, थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा है। लेकिन जो रियल एनालिसिस स्टूडेंट्स होगी कहां पे? उन सारे बैलेंस क्वालिफाइंग इनकम को लेके, उन सारे बैलेंस क्वालिफाइंग इनकम को लेके जिसका कोई ऐसा स्पेसिफिक चार्ज नहीं है, जिसका कोई ऐसा स्पेसिफिक चार्ज नहीं है। तो अगर उसका कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है तो वो कहां जाएगा? तो ये है प्राइमरी आपका स्टूडेंट्स कि बैलेंस जो आपके क्वालिफाइंग इनकम है उनकी चार्जेबिलिटी किस तरीके से की जाएगी, बैलेंस क्वालिफाइंग इनकम, उसको मैं किस हेड में लेकर जाऊं, ये कैसे पता चलेगा? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये डिस्कशन अब हमारे अगली क्लास की तरफ चलने वाली है। तो ये जो बैलेंस क्वालिफाइंग इनकम है ये किस हेड में क्लासिफाई होगा? दैट विल डिपेंड अपॉन द जनरल चार्जिंग सेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी हेड। किसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन होगा? बैलेंस क्वालिफाइंग इनकम, दैट विल बी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of the test laid down by the general charging section of each heads of income. Classification on the basis of the test laid down by the general charging section of each heads of income. तो स्पेसिफिक चार्ज पहला है, पहला हाथ मारता है, क्योंकि वो अगर जो कह दिया तो उसी मुताबिक ही क्लासिफिकेशन करना है। लेकिन जैसे मैंने कहा नहीं तो 5% होगा, 95% दोनों की हर एक इनकम का, जो अगर सभी इनकम का उनको बताना है तो फिर मालूम है क्या बन जाएगा? एक डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी होती ना, वो बन जाएगा। फिर तो टेलीफोन डायरेक्टरी मान के चलो, इनकम टैक्स लॉ बन जाएगा टेलीफोन डायरेक्टरी। एक है स्टूडेंट्स कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, आपके कस्टम्स लॉ में है, आपको होगा, हालांकि बच गए हो, आपके सिलेबस में नहीं है। ये तो एक टैरिफ एंट्री है, इतनी बड़ी एक्ट वो अपने आप में है। कस्टम्स लॉ इतना छोटा सा और उसका टैरिफ एक्ट इतना मोटा सा, और वजह यही हो जाता है क्योंकि एक डायरेक्टरी मान के चलो आप, वो एक डायरेक्टरी हो जाएगा कि भाई ये स्पेसिफिक सब, अगर सारे इनकम का उनको अगर बोलना पड़ेगा कि भाई किस हेड में जाएंगे, तब तो आप सोच ही सकते हो अभी से ही एक्ट इतना है, तो डबल कर लो, डबल क्या, ये तो इनफाइनाइट होगा। तो इस वजह से उनको भी मुनासिब लगा कि भाई बाहर इनकम को हम नहीं बता पाएंगे कि ये स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, सबको स्पेसिफिक चार्ज नहीं बना सकते। तो जहां जहां हमें स्पेसिफिक चार्ज बनाना था अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत के लिए, जनरली ये जो स्पेसिफिक चार्ज भी जो उन्होंने बनाया रखा है वो अपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए, ये मेजर फैक्टर होता है कि क्यों वो स्पेसिफिक चार्ज करवाते हैं, ताकि वहां पे लिटिगेशन की स्कोप बहुत कम हो जाए।
इस तरीके से, और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी उसकी असेसमेंट बहुत ही आसानी से किया जा सके। तो उस तरीके से क्या होगा कि प्राइमरी उसको स्पेसिफिक चार्ज के अंदर वो लेकर जाते हैं। ये जनरली इंटेंशन होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, इसको हर एक इनकम को बोल दो, उसको स्पेसिफिकली उसे किसी हेड में लाके चार्ज करें, ये इम्पॉसिबल है। और इसी वजह से उन्होंने कह दिया कि भाई जो जहां पे हमें लगता है कि भाई इसमें कंट्रोवर्सी हो सकता है या एडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबल नहीं होगा इसको ओपन रखना, तो चलिए इसको हम स्पेसिफिक चार्ज के माध्यम से इसको किसी एक हेड में इसको एक शेल्टर दे देते हैं। और बैलेंस जो बचा है क्वालिफाइंग इनकम, मैं अभी भी वर्ड यूज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, क्वालिफाइंग इनकम, क्योंकि आपको पता रखना चाहिए हमेशा कि हम लोग किस स्टेज में हम लोग डिस्कशन अब कर रहे हैं। तो जो बैलेंस मेरा क्वालिफाइंग इनकम होगा उसका जो क्लासिफिकेशन होगा वो किस हेड में जाके जाएगा वो डिसाइड करेगा क्या, द जनरल चार्जिंग सेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी हेड, वो तय करेगा कि इसको किस हेड में आपको लेके जाना है। एंड दैट एग्जैक्टली वुड बी द पॉइंट। तो अब जो हमारा अगले क्लास की जो स्टूडेंट्स जो हमारी डिस्कशन होगी दैट विल बी ऑन द जनरल चार्जिंग सेक्शन ऑफ एवरी हेड, और यहां पर भी अब आपने केस लॉ देखने हैं। So you will be looking into the case laws of all this discussion in our next lecture। वो भी केस लॉ वाला ही लेक्चर होगा, क्योंकि मैंने कहा था स्टूडेंट पिछले क्लास में भी कि केस लॉ स्पेसिफिक है क्लासिफिकेशन, इसमें काफी लिटिगेशन है। और क्योंकि गलत क्लासिफिकेशन का नतीजा क्या होगा, गलत टोटल इनकम और फाइनली रॉन्ग टैक्स लायबिलिटी, और वही लिटिगेशन है बिटवीन द असिस्टेंट डिपार्टमेंट, और उसी की वजह से क्या केस लॉ डेवलप हुआ है। ICAI ने भी अच्छा खासा केस लॉ कवर किया, एंड वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर पार्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, वापस से स्टूडेंट्स अनाउंसमेंट कर देता हूँ, कल शाम को हमारी टेक्स्ट बुक, पहली टेक्स्ट बुक रेडी हो जाएगी, तो मैं परसों को इसको डिस्पैच के लेवल पे स्टार्ट कर दूंगा। और जैसे मैंने बताया ना कि 4 लेक्चर होगा, अभी 2 लेक्चर और हम इस तरीके से चलेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और फिर एक बार बाद में हम लोग अल्टीमेटली क्या कर लेंगे, वी विल बी इन द क्लोज सेशन। तो क्लोज सेशन में आ जाएंगे हम लोग, एंड मैं फिर भी फर्स्ट टॉपिक का, अपनी फर्स्ट बुक का फर्स्ट टॉपिक का मैं PDF फाइल सारे स्टूडेंट्स को दे दूंगा, सो दैट कोई ऐसी दिक्कत ना हो प्राइमरी, इवन दो द बुक में बी इन ट्रांसिट, अदरवाइज मैं ऐसी दिक्कत होने दूंगा नहीं, बट स्टिल ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हो जाता है। एनी स्पेसिफिक कोई क्वेरी या कुछ क्वेश्चन होगा, पुनीत होपफुली आपने वो कॉपी कर लिया होगा। कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई पॉइंट होगा तो पूछ लीजिए स्टूडेंट्स बिफोर आई क्लोज द सेशन नाउ। चलिए स्टूडेंट्स, फिर see you then in the next lecture on Wednesday. Thank you.